कि इस अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो सबसे सटीक इंफॉर्मेशन है वो कौन देता है? सिस्मोलॉजी। कल ही मैंने आपको बताया था कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो देता है उसका क्या नाम है? उसी का नाम है सिस्मोलॉजी। तो अब मैं आपको सिस्मोलॉजी के बेस पर अर्थ के इंटीरियर को बताना शुरू कर रहा हूं, ठीक है? जो लिखवा दूंगा प्लीज रट जाइएगा, सीधी बात है, क्योंकि इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अगर आप रट जाएंगे, यकीन मानिए क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, एक भी लैग करेंगे डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस तरीके से ये नोट करवाऊं ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और जैसे मैंने कहा था कि मेंस में भी मेरे से पूछा गया था, उन्होंने कहा था पूरा सिस्मोग्राफ के बेस पर इंटीरियर स्ट्रक्चर को समझाइए। मैंने आराम से समझा दिया, लेकिन मैंने क्वालिफाई भी किया। ये लेटेस्ट चीज है, लेकिन थैंक गॉड कि मैंने इसको लगभग 5 साल पहले स्टडी कर लिया था कि इस तरीके की चीजें हैं, और देखिए वो काम कर दिया। तो वही मेरा एक्सपीरियंस मैं अभी आपको शो करता हूँ। तो सभी लोग हेडिंग दे दीजिए, इंटीरियर स्ट्रक्चर में अंडरलाइन कर दीजिए। अब हम जमीन के अंदर चलेंगे। इंटीरियर स्ट्रक्चर लिखकर अंडरलाइन कीजिए सभी लोग। कॉन्सेप्ट हाई रखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन हाई रखेंगे। लिखिए इंटीरियर स्ट्रक्चर, इंटीरियर स्ट्रक्चर। ठीक, तो किसके बेस पर मैं सिस्मोलॉजी, आप ये इंटीरियर स्ट्रक्चर बताऊंगा बड़े, किसके बेस पर? सिस्मोलॉजी। मैंने सिस्मोलॉजी लिखकर अंडरलाइन करवाया, ठीक है? सिस्मोलॉजी के बेस पर चलेंगे। आप में से क्या कोई बच्चा जानता है कि सिस्मोलॉजी अर्थ के इंटीरियर को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? एनीबॉडी? अर्थ के इंटीरियर को सिस्मोलॉजी कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 3। कितना? 3 से ऊपर कुछ नहीं है। लिखेंगे सिस्मोलॉजी क्लासिफाइड, सिस्मोलॉजी क्लासिफाइड the interior seismology classified the interior in three concentric layer, in three concentric layer। इसका मतलब है सिस्मोग्राफ भी अर्थ के लेयर को 3 में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो लेयर आप लोग लिखेंगे, ठीक है, वो लिखेंगे आप लोग, लिखिए क्रस्ट। क्लियर है? क्या बोला मैंने? क्रस्ट। और अर्थ क्रस्ट आ गया तो एक सेकंड के अंदर गलती करवा दिया। ऑर्थर होम्स ने कहा था ऊपरी लेयर को अर्थ क्रस्ट, यहाँ क्या लिखा है? अंतर सीखिए। ऑर्थर होम्स ने कहा था कि अर्थ का इंटीरियर 2 लेयर में डिवाइड होगा। पहले लेयर को उसने क्या बोला था? अर्थ क्रस्ट। दूसरे को कहा था सबस्ट्रेटम। तो मैंने अर्थ क्रस्ट नहीं, मैंने सिर्फ क्रस्ट। थोड़ा समझिए, नहीं तो वर्ड आपको डिस्टर्ब करेंगे। इट इज क्लियर? तो क्या लिखा आप लोगों ने? क्रस्ट। चलिए क्रस्ट पे लिखना शुरू कीजिए, डैश दीजिए, लिखिए इट इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ, it is the upper layer of earth, it is the upper layer of earth, it is the upper layer of earth। इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए क्रस्ट क्या है, तो ये क्या कहेंगे? अर्थ का अपर लेयर है। यानी जो 3 भाग में जो बांटा गया है, इंटीरियर में बांटा गया है, तो सबसे ऊपरी को ही आपने क्या कहा? आपने उसको क्रस्ट कहा। इट इज क्लियर? ठीक है। तो बेटा आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए कि सर अगर क्रस्ट ऊपरी लेयर है तो इसका कोई ना कोई गहराई होगा? क्या मैं उस गहराई को उसकी थिकनेस कहूँ? मोटाई? गहराई है तो उसकी मोटाई होगी, थिकनेस होगी। लिखिएगा एवरेज थिकनेस ऑफ क्रस्ट इज 33 किलोमीटर। 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 इसका मतलब हो गया कि क्रस्ट का जो एवरेज थिकनेस है वो कितना है बच्चे? 33 किलोमीटर।
कोई दिक्कत नहीं। तो हमने बहुत आसानी से देखा कि जो अर्थ का क्रस्ट है, जो ऊपरी लेयर है, उसकी जो एवरेज थिकनेस है वो सिर्फ कितना है, लगभग 33 किलोमीटर है। ये सबको याद रहेगा, कितना है, 33 किलोमीटर। क्लियर? अच्छा, एक चीज मैंने बताया था कि जो ऊपर है उसका एक्चुअली में डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। लिखिएगा, इट हैज लेस डेंसिटी, इट हैज लेस डेंसिटी। देखिए दिमाग में ही नोट्स बनता चला जाएगा, इट हैज लेस डेंसिटी। तो हमने देखा कि इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर जरा एक बात क्लियर कीजिएगा, ठीक है? आप रॉक चैप्टर में थे आप क्लास में? ठीक। आप मुझसे क्वेश्चन यहाँ कीजिएगा कि सर आपने कहा था कि जो अर्थ का जो अपर सरफेस है वो सेडिमेंट्री रॉक से कवर्ड है। किससे कवर्ड है? सेडिमेंट्री रॉक से। लेकिन आप यहाँ कह रहे हैं कि अपर लेयर को क्रस्ट कहा गया है। तो जो अपर लेयर को क्रस्ट कहा गया है तो अर्थ के ऊपर ही तो सेडिमेंट है। तो ये जो सेडिमेंट है क्या ये क्रस्ट में काउंट होगा या अलग काउंट होगा? देखिए समझने की बात है। एक बात याद रखिएगा कि मैं आपको अर्थ के इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि सरफेस के ऊपर तो सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक उसके नीचे ये 33 किलोमीटर का क्रस्ट है। इसका मतलब है क्रस्ट ऊपर किससे ढका हुआ है? सेडिमेंट्री रॉक से। लिखेंगे देयर इज अ थिन लेयर ऑफ, देयर इज अ थिन लेयर ऑफ, देयर इज अ थिन लेयर ऑफ, देयर इज अ थिन मतलब समझे ना, पतला, थिन लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। देयर इज अ थिन लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, देयर इज अ थिन लेयर ऑफ sedimentary rock on the crust, on the crust, sedimentary rock on the crust। तो हमने देखा कि क्रस्ट पर एक सेडिमेंट्री रॉक का क्या है बच्चे, थिन लेयर है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मुझे इस सेडिमेंट्री लेयर से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो आपको अर्थ का इंटीरियर पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं आपको अर्थ का इंटीरियर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इस सेडिमेंट्री लेयर से क्या मतलब है? तो आप बच्चे इससे कितना याद रखिएगा कि क्रस्ट के ऊपर एक सेडिमेंट्री रॉक का क्या है, एक लेयर है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब फिर लिखिएगा अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट इज सेपरेटेड बाय, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, upper crust and lower crust is separated by, upper crust and lower crust मतलब मैं उसी क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से कौन डिवाइड करता है। तो डिवाइड का मतलब क्या है, किसी की कॉन्टिन्यूटी को तोड़ना। तो जब आप कॉन्टिन्यूटी को तोड़ते हैं तो उसको डिसकॉन्टिन्यू करते हैं। क्या करते हैं? उसको डिसकॉन्टिन्यू करते हैं। इसीलिए जहाँ ब्रेकिंग होता है वहाँ एक डिसकॉन्टिन्यूटी वर्ड आ जाता है। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो डिसकॉन्टिन्यू करता है उसी का नाम है कोनोरॉड डिसकॉन्टिन्यूटी। लिख लीजिएगा, कोनोरॉड डिसकॉन्टिन्यूटी। अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट इज सेपरेटेड बाय कोनोरॉड डिसकॉन्टिन्यूटी। यानी इस कोनोरॉड डिसकॉन्टिन्यूटी ने क्या किया है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग किया। कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी है, सबके दिमाग में बात बैठते जा रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है किसी को। एकदम बच्चे की तरह नोट्स बनाते चलो। देखो मैं बड़े से बड़े चीज को अभी यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आप ये सोचिए कि इस क्रस्ट को, यानी मैं ऊपरी लेयर को ही क्रस्ट बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं लगता कि इस ऊपरी लेयर पे दो चीजें हैं, एक है कॉन्टिनेंट और एक है ओशियन, है? इसका मतलब कॉन्टिनेंट भी तो क्रस्ट में ही है और ओशियन भी क्रस्ट में। इसका मतलब है क्रस्ट में दो तरह का सरफेस है, कॉन्टिनेंटल सरफेस और ओशियनिक सरफेस। लिखेंगे क्या पूछे बच्चे? देखिए सेडिमेंट अर्थ के ऊपर, लेकिन अर्थ के ऊपर इसका मतलब है कॉन्टिनेंट पर, और ओशियन है तो फिर ओशियन का भी तो सरफेस है। तो दो हो गया, कॉन्टिनेंट भी हो गया, ओशियन भी हो गया। लेकिन कॉन्टिनेंट के ऊपर के सेडिमेंट को नहीं देखना, कॉन्टिनेंट को देखना है, क्योंकि वो भी तो क्रस्ट में है। ठीक है, चलिए लिखिएगा, देयर आर टू टाइप ऑफ सरफेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेस। ये हमने आपको पहले भी बता रखा है।
टाइप्स ऑफ सरफेस। पहला पॉइंट बना के लिखिए कॉन्टिनेंटल सरफेस, कॉन्टिनेंटल सरफेस, कॉन्टिनेंटल सरफेस, कॉन्टिनेंटल सरफेस। इसका मतलब मैं एक बात याद रखिएगा कि मैं क्रस्ट के ही अंदर हूँ, क्रस्ट के ही अंदर हूँ, लेकिन क्रस्ट के अंदर मैं किस सरफेस की बात कर रहा हूँ? मैं क्रस्ट के अंदर कॉन्टिनेंटल सरफेस की बात कर रहा हूँ। क्लियर? तो कॉन्टिनेंटल सरफेस लिख के डैश दीजिए। लिखिए इट इज मेड बाय ग्रेनाइट रॉक, इट इज मेड बाय ग्रेनाइट रॉक, इट इज मेड बाय ग्रेनाइट रॉक, इट इज मेड बाय ग्रेनाइट रॉक। अब सब लोग याद कीजिए कि कल की क्लास में स्वेस ने क्या बोला था? ग्रेनाइट रॉक से अपर लेयर बना है और स्वेस ने उसको सियाल कहा था। तो आप ब्रैकेट में सियाल वर्ड यूज कर लीजिए, तुरंत ब्रैकेट में सियाल वर्ड यूज कीजिए, SIAL, ब्रैकेट बंद कीजिए। आ गया समझ में? क्योंकि जो ग्रेनाइट से बना है वो सियाल भी है, तो बस उसको जोड़ दीजिए। लेकिन आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? आई रिपीट, सभी बच्चे रख जाओ, ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल सरफेस है वो किससे बना है, तो क्या बोलिएगा? ग्रेनाइट से। कोई दिक्कत नहीं? ठीक। फिर लिखिए एवरेज थिकनेस इज 40 किलोमीटर। मैं कॉन्टिनेंटल सरफेस के लिए बात कर रहा हूँ, लिखिएगा एवरेज थिकनेस इज 40 किलोमीटर, एवरेज थिकनेस इज 40 किलोमीटर। तो बताइए कॉन्टिनेंटल सरफेस की एवरेज थिकनेस कितनी है? 40 किलोमीटर। ठीक है। इट हैज लेस डेंसिटी, फिर लिखिए इट हैज लेस डेंसिटी, इट हैज लेस डेंसिटी। मतलब है कि मैंने कॉन्टिनेंटल सरफेस को स्पेशलाइज करके बताया है बच्चे, इसकी डेंसिटी भी क्या है? कम है। इसकी मोटाई है 40 किलोमीटर, इट इज क्लियर। और फिर मैंने आपको ये भी बताया है कि ये ग्रेनाइट रॉक से बनी। तो चलिए पहले कॉन्टिनेंटल सरफेस आपने जान लिया, अब दूसरा क्या लिखिएगा? ओशियानिक सरफेस। देखिए जब भी मैं ओशियन बोलूं तो उसके अंदर सी अपने आप आ जाता है। ओशियानिक सरफेस लिख के डैश दीजिए, ओशियानिक सरफेस लिख कर डैश दीजिए, ओशियानिक सरफेस लिख कर डैश दीजिए। ओके, अब ओशियानिक सरफेस में लिख कर के बाद में डैश दिया तो लिखिएगा इट इज मेड बाय बेसाल्ट रॉक, इट इज मेड बाय बेसाल्ट रॉक, it is made by basalt rock, it is made by basalt। तो सब लोग रट जाइएगा कि ओशियानिक सरफेस किससे बनी है? बेसाल्ट रॉक से बनी है। अब स्विस ने बेसाल्ट किसको बोला था? सीमा को। ब्रैकेट में लिखिए सीमा। हाँ तो आपका कुछ बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं, मैंने तो कहा अभी क्लास चल रही है, इससे तो हम लोग आ रहे हैं, समझ में आ गया? चलिए क्लियर है? तो इस बात को नहीं भूलिएगा सभी बच्चे। क्लियर है? मैं ऐसे ही बोलता हूँ ना, अब आने दो। मैं अभी छत्तीसगढ़ रायपुर में पढ़ा रहा था, तो एक स्टूडेंट ने मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसको अच्छे से समझा दिया। उसके बाद वो धीरे से खुद बोली सर अब हवा आने दो। हम हाँ चलो चलो। तो इस बात को सभी लोग याद रखिए, सिंपल सी बात है कि मैं फिर से आपको बोल देता हूँ कि जो कॉन्टिनेंटल सरफेस है वो किससे बना है? ग्रेनाइट रॉक से बना है, उसकी डेंसिटी कम होगी। लेकिन अगर ओशियानिक सरफेस की बात की जाए तो याद रखिएगा कि जो ओशियानिक सरफेस है वो किससे बना है? वो बेसाल्ट रॉक से बना है। और मैंने आपको बताया था कि बेसाल्ट की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। लिखिए इट हैज हाई डेंसिटी, अपने आप सब जुड़ते जाएगा, इट हैज हाई डेंसिटी, इट हैज हाई डेंसिटी। इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन अब यहाँ सभी बच्चे क्लियर कीजिएगा, कॉन्टिनेंट की मोटाई तो ज़्यादा होगी लेकिन ओशियानिक सरफेस की मोटाई कम होगी, क्योंकि उस पर पानी आ जाता है। तो लिखिए इसका एवरेज थिकनेस है 5 to 11 किलोमीटर। एवरेज थिकनेस इज 5 to 11 किलोमीटर। एवरेज थिकनेस इज 5 to 11 किलोमीटर। तो हमने देखा कि जो इसका एवरेज थिकनेस है कितना है? 5। फिर लिखिए 2 टीओ, टीओ बड़े भाई मुझे पता था इसलिए मैं लिख दिया 5 to 11 किलोमीटर। लिखा ना 5 टीओ, ठीक है, 5 to 11 किलोमीटर। इज इट क्लियर? तो इस बात को सभी लोग याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी एवरेज थिकनेस क्या है तो क्या बोलिएगा? 5 से 11 किलोमीटर। इट इज क्लियर? ठीक ना। अब यहाँ पर जाकर के आपने पहले सबसे पहले क्रस्ट को समझ लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं? इट इज क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगले लेयर पे जाइए। अगला लेयर का नाम लिखिए, अगला लेयर का नाम आप लोग जानते हैं
क्या मतलब लेयर का नाम? हाँ, मेंटल। गुड। अगला लेयर का नाम मेंटल। मेंटल ठीक है, मेंटल। ओके एवरीवन, इसका मतलब है कि अब जो है हम पहले सबसे पहले हम किसको समझे हैं? क्रस्ट को समझे हैं, और क्रस्ट के बाद हम किस में जाएंगे? मेंटल में जाएंगे। लिखेंगे एक क्वेश्चन था, देखिए मेरे दिमाग से स्किप कर गया, अचानक मुझे ख्याल आया था, क्वेश्चन था, फिर याद आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा। मेंटल में आप लोग लिखिए क्रस्ट एंड मेंटल, क्रस्ट एंड मेंटल, क्रस्ट एंड मेंटल इज separated by crust and mental is separated by mohorobic discontinuity. 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 mohorobic discontinuity. अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए क्रस्ट को और मेंटल को कौन अलग करता है, तो क्या बोलिएगा? मोहोरोबिक डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो जैसे मैंने क्रस्ट की गहराई तो 33 किलोमीटर कहा था, तो अप्रोक्स 35 किलोमीटर पे आपको मोहोरोबिक मिल जाता है। तो आप ब्रैकेट में 35 किलोमीटर भी लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए बच्चे 35 किलोमीटर। इट इज क्लियर? तो प्लीज इसको मत भूलिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्रस्ट को मेंटल से कौन अलग करता है, तो क्या बोलिएगा? मोहोरोबिक। लेकिन जानते हैं इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? हर जगह मोहोरोबिक नहीं होता, शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चे? क्या बोला आपने? मोहो। क्या बोला जाता है? मोहो। तो अगर कहीं मोहो आ जाए तो घबराइएगा नहीं, मोहोरोबिक पूरा नाम है, शॉर्ट नाम क्या है? मोहो। तो मोहोरोबिक ही क्या है? मोहो डिस्कंटिन्यूटी। अब नहीं भूलेंगे तो सभी लोग याद रखिएगा कि मेंटल को कोर से कौन अलग करता है, तो हम क्या बोलेंगे? मोहोरोबिक डिस्कंटिन्यूटी। इज इट क्लियर एवरीवन? ये कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, ठीक? चलिए, अच्छा अब हमने मोहोरोबिक डिस्कंटिन्यूटी को भी बखूबी और बहुत अच्छे से पहले समझ लिया। इट इज क्लियर? अब हमें ये जानना है कि मेंटल की गहराई कितनी है। ठीक है, लिखिएगा डेफिनेशन ऑफ मेंटल इज, डेफिनेशन ऑफ मेंटल इज, डेफिनेशन ऑफ मेंटल इज, डेफिनेशन ऑफ मेंटल इज मोहो टू, डेफिनेशन ऑफ मेंटल इज, डेफिनेशन मतलब गहराई, आप थिकनेस भी कह सकते हैं, बात वही है, थिकनेस कह लीजिए, डेफिनेस कह लीजिए। डेफिनेशन ऑफ मेंटल इज मोहो, MOHO, मोहो टू, TO टू 2900 किलोमीटर, मोहो टू 2900 किलोमीटर, मोहो टू 2900 किलोमीटर। यानी कि जब आप मोहो से लेकर 2900 किलोमीटर तक आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मेंटल मिलेगा। इस चीज क्लियर है एवरीवन? इस चीज को नहीं भूलिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंटल और क्रस्ट को कौन अलग करता है, तो क्या बोलिएगा? मोहोरोबिक डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है। अच्छा फिर लिखिएगा, लिखिए इट हैज हाई डेंसिटी, मतलब यहाँ पर डेंसिटी क्या है? बढ़ जाता है। इट हैज हाई डेंसिटी, ठीक है, इट इज हाई मतलब इट हैज हाई डेंसिटी, यानी मेंटल की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर लिखिए, लिखेंगे सब, लिखिए 84% वॉल्यूम, 84% वॉल्यूम, 84% वॉल्यूम एंड 67% मास, एंड 67% मास। अंडरलाइन कीजिए दोनों को, यहाँ मुझे पता है क्वेश्चन घुमाते हैं। 84% वॉल्यूम, 87% मास। हाँ तो मैंने क्या बोला है? नहीं 67, आप लोगों ने तो लिखा बेटा 67, एक्चुअली मैं देख रहा था कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं, मैं तो सोचने लगा था। ठीक है, क्या बोला हमने? आप लोगों ने 84%, मैं फिर से बोल रहा हूँ 84% वॉल्यूम और 67% मास। कोई दिक्कत नहीं। ऑफ टोटल अर्थ, ऑफ टोटल अर्थ
अभी हो रहा है ना, याद नहीं रह रहा है कुछ। ऑफ टोटल अर्थ is adjust या सॉरी is found in mental। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, इस पूरे अर्थ का क्लियर है कितना, पूरे अर्थ का 84% वॉल्यूम, पूरे अर्थ का 84% वॉल्यूम, और क्या बोला मैंने, 67% वेट। समझ रहे हैं? अकेला किसमें है, मेंटल में है। सोचिए मेंटल कितना पावरफुल है कि पूरे अर्थ का 83% वॉल्यूम और 67% मास जो है ये अब अकेले मेंटल रखता है, इसलिए आंकड़ा नहीं भूलिएगा। एकदम यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो चुका। ठीक, उसके बाद जान लीजिए मेंटल को भी 3 पार्ट में 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। लिखिएगा, मेंटल इज क्लासिफाइड इन 3 लेयर। 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 तो मेंटल को कितने लेयर में हमने क्लासिफाइड किया, 3 लेयर में किया ना। चलिए पहला पॉइंट बनाइए। पहला पॉइंट लिखिए, मोहो टू 200 किलोमीटर डैश। मोहो MOHO, मोहो टू TO2 200 किलोमीटर डैश। जी जी एकदम सही, क्लियर हो गया। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने। मोहो टू 200 किलोमीटर, यानी मैं आपको मोहो से 200 किलोमीटर का भी लेकर आ रहा हूं। उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि 3 पार्ट में बांटा है। तो पहले आपने मोहो से 200 किलोमीटर लिखा और लिखकर क्या दिया आपने, डैश दिया। अब पहले इसके बारे में लिखिए मोहो टू 100 किलोमीटर पार्ट, मोहो टू 100 किलोमीटर पार्ट, मोहो टू 100 kilometer part is solid and made by brittle rock. It's solid and made by brittle rock. Brittle का मतलब है पत्थर जो टूट भी सकते हैं। brittle rock, BRITTLE। तो मोहो टू 100 किलोमीटर पार्ट इज सॉलिड एंड मेड बाय brittle rock। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन है, सभी लोग से डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ज्योग्राफी में एक टर्म होता है ना, लिथोस्फीयर। स्थल मंडल लोग बोलते हैं उसको हिंदी में, लिथोस्फीयर। जानते हैं? हाँ बताइए क्या है, क्या है लिथोस्फीयर, क्या जानती है बताइए। क्या जानते हैं बताइए, एनीबॉडी? अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन ज्योग्राफी में यही सब आता है कि लिथोस्फीयर क्या है। हाँ बोलिए। लैंड जिस पर मैं खड़ा हूं, जिस पे हम रहते हैं, जिस पे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। डेफिनेटली 100% गलत जवाब। आपको जानकर खुशी होगी कि आप बहुत सटीक और गलत जवाब दे रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, ये बहुत गलत बात है कि जो लोग कहते हैं यार नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, यही सोचिए मैं आपको बोल रहा हूँ। जनरली लोग कह देते हैं कि जिस जमीन पे हम रह रहे हैं, जिस पे घर है, पेड़ है, पहाड़ है, नदियां बह रही हैं, पशु दौड़ रहे हैं, जरा आप भी दौड़िए। पर याद रखिएगा इसको लिथोस्फीयर नहीं कहते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज लिथोस्फीयर। सबसे पहले जानना है कि लिथोस्फीयर होता क्या है। लिखिए, इसी में लिखिए, आगे लिखिए, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, यानी मैं इसी की बात कर रहा हूं, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। आ गया समझ में? मतलब मैंने क्रस्ट की बात की और किसकी बात की, अपर मेंटल की। इस कंबाइनली कॉल्ड लिथोस्फीयर। इस कंबाइनली कॉल्ड लिथोस्फीयर। क्या समझ में आया? यूनिक को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। इसका मतलब वो जानकारी कितनी गलत थी बच्चे कि हम धरती के सरफेस को, ऊपरी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ये चीज रहेगी
करेगी। अगर आपने मेरी बात को यकीन नहीं है तो आप, मैं चाहूंगा कि आप राइट नाउ अभी एक बार जरूर इसको नेट पर चेक कर लीजिए व्हाट इज लिथोस्फीयर। देखिए डेफिनेटली आप कर लीजिए बच्चे से, अगर यही लाइन आपको ऐसे मिले, इसे क्लियर रिपीट करिए। इसलिए मैंने पहले ही कहा, देखिए लोग को जनरली लगता है कि सर जनरली तो ऊपर ही लिथोस्फीयर है, नहीं यही तो गलत जानते हैं, लिथोस्फीयर ऊपर नहीं बोलते हैं, अरे वो तो सरफेस है जिस पे मैं रह रहा हूं। आप लोग वो अलग चीज है बच्चे, जस्ट रिलैक्स। हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी तक जो मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया बच्चे, मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया जिसको बोलते हैं जलवायु विज्ञान, जो साइंस, उसी के अंदर मैंने क्या पढ़ाया, एटमॉस्फेयर। यानी आप जिसको क्लाइमेटोलॉजी मैंने आपको कहा उसी को सॉफ्ट लेवल पे एटमॉस्फेयर कहते हैं, लेकिन मैंने एटमॉस्फेयर नहीं, मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया, पूरा साइंस पढ़ाया। उसके बाद मैं जमीन पर हूं जिसको लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, लेकिन मैंने लिथोस्फीयर नहीं, मैंने जियोमॉर्फोलॉजी कहा। लिथोस्फीयर छोटा सेगमेंट होता है जो एक सेकंड में खत्म, पर मैंने जियोमॉर्फोलॉजी का, मैं पूरी साइंस पढ़ाऊंगा। फिर आपने कहा भी हाइड्रोस्फीयर, बच्चे हाइड्रोस्फीयर को हिंदी में जल मंडल, जल पानी से बोलते हैं, पर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ओशियानोग्राफी, समुद्र विज्ञान। तो ओशन जो आप हाइड्रोस्फीयर कह रहे हो एक छोटा वर्ड है, और ओशियानोग्राफी पूरा का पूरा साइंस है। तो जब आपने क्लियर किया, पहले मैंने पूरा हवा पढ़ाया, अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं, जमीन, उसके बाद मैं किसमें जाऊंगा, समंदर में, पानी में। गुड, इसका मतलब क्या हो गया पता है मैं जानना इससे बता रहा था कि इसके बाद जो मैं कहूंगा वही क्या होगा, ओशियानोग्राफी। आगे बच्चे समझ में, इसका मतलब है एटमॉस्फेयर बोले तो क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी में लिथोस्फीयर, और जब ओशियानोग्राफी में आएंगे उसी में हाइड्रोस्फीयर, और जब तीनों को मिला देंगे तो बायोस्फीयर, तो एनवायरनमेंट में पढ़ाऊंगा। तो आपने देखा बच्चे, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको एक छोटी, मैं वो नहीं करूं, उसको पूरी साइंस की तरह पढ़ाऊंगा। इज इट क्लियर? अब नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज लिथोस्फीयर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन दैट द अपर मेंटल एंड द क्रस्ट। इसका मतलब है कि 33 किलोमीटर ऊपर और 100 किलोमीटर ये नीचे। आप इमेजिन कर रहे हैं, लगभग 135 किलोमीटर का एरिया पूरा का पूरा लिथोस्फीयर कहलाता है। आई बात समझ में? इसलिए मैंने कहा था कि जब मैं इसको पढ़ाऊंगा आप कंसंट्रेशन हाई रखिएगा, बाकी मेरे पर छोड़ दीजिएगा। इट इज क्लियर? मैं अपना जो है बेस्ट काम करके दूंगा। इज इट क्लियर? और जो आप लोगों को कभी भी यकीन नहीं करना है। चलिए यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया। तो सब लोग याद रखिएगा, बात पकड़ लेते हो चलिए कोई नहीं, तो इस बात का सभी लोग याद रखें, सब्जेक्ट मान बैठ रहा है मान लो ठीक। अब यहाँ सभी लोग क्या कीजिएगा कि अपर मेंटल और क्रस्ट को दोनों को मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे हम, लिथोस्फीयर। आज के बाद लिथोस्फीयर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। आगे लिखिए 100 to 200 किलोमीटर पाथ। हाँ उसी को पढ़ते चलिए, पॉइंट बना सकते हैं, इसमें इंटू लोग ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट हमारा क्या चल रहा है, मुंह से 200, हम उसके अंदर नहीं है, ठीक है। लिखिए मुंह पॉइंट बनाइए, लिखिए 100 to 200 किलोमीटर पाथ इज इन मोल्टेन। 100 to 200 किलोमीटर पाथ इज इन मोल्टेन। मोल्टेन समझते हैं, पिघला हुआ। इज इन मोल्टेन और प्लास्टिक फेज। मोल्टेन और प्लास्टिक फेज। मोल्टेन और प्लास्टिक फेज। मोल्टेन और प्लास्टिक फेज। प्लास्टिक मतलब चिपचिपा सा, मोल्टेन मतलब पानी की तरह नहीं, गाढ़ा चिपचिपा। प्लास्टिक होता है जैसे पॉलीथीन है, उसको जलाकर अपने हाथ पे टपका कर देखिएगा, वो जो वैसे ही है। अरे क्या मत लेना ठीक है ना। ओके एवरीवन, ऐसा कोई करेगा नहीं, ठीक है ना। अब याद रखना है कि वो चिपचिपा होगा, प्लास्टिक मोल्टन फॉर्म में होगा, 100 से 200 किलोमीटर का पार्ट। आई बात समझ में? इसका मतलब है कि 100 से 200 किलोमीटर का पार्ट, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, वो प्लास्टिक और चिपचिपा में फॉर्म में है। इज इट क्लियर है? तो ये मजबूत हुआ या कमजोर हुआ? कमजोर हुआ, क्योंकि ये चिपचिपा फॉर्म में है और ये कमजोर है, इसलिए इसी को कहा गया है एस्थेनोस्फीयर। क्या कहा गया है? एस्थेनोस्फीयर। लिखिए this part is called asthenosphere. Asthenosphere. This part is called asthenosphere. Asthenosphere.
तो इसी पार्ट को क्या बोला गया है बच्चे? एस्थेनोस्फीयर। अब देखो कैसे दिमाग से खेलना और आंसर को निकालना, बिना पेन पेपर के पढ़ा करके भेज दूंगा। पूरा साइंस है, पूरा रिसर्च है। और देखिए मैंने हमेशा आपसे झूठ बोला है, मैं फिर झूठ बोल रहा हूँ। बेस्ट क्लास नोट और बेस्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बस वो आप लोग को क्या करना है। कोई बात नहीं बच्चे, ये कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने ए ही लिखा है, आप ठीक से नहीं देख रहे हैं, ज्यादा ही हो गया। चलो क्या है ये? एस्थेनोस्फीयर। इट इज क्लियर? तो सब लोग याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। बड़े भाई अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं? गुड, घबराने का नहीं। मैं इतनी असफलताओं पे नहीं घबराया, तो फिर कैसे आप घबराया? सुनिए ध्यान से, ये पिघला अवस्था में है, इसका मतलब है जमीन के अंदर कोई पिघला हुआ चीज है। तो जमीन के अंदर पिघले चीज को क्या बोलते हैं? सिखाए थे ना कल, जमीन के अंदर पिघले चट्टान को, मोल्टेन रॉक को क्या बोलते हैं? मैग्मा। क्या मैं इसको मैग्मा चैम्बर कहूं? क्या मैं इसको वोल्केनिज्म कहूं? तो बताओ वोल्केनो का रिलेशन किससे है? मेंटल से है। किससे है? मेंटल से। और अंदर जाओगे तो एस्थेनोस्फीयर से। इसका मतलब एस्थेनोस्फीयर ही क्या है? मैग्मा चैम्बर है। और इसी का रिलेशन किससे है? वोल्केनो से। तो जब मैं आपको वोल्केनो पढ़ाऊंगा तो मुझे मेहनत की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बता के चला जाऊंगा। इज इट क्लियर? लिखिए, दिस पार्ट इज आल्सो मैग्मा चैम्बर। इधर समझ में आ रहा है? गुड। दिस पार्ट is called magma chamber. This part is called magma chamber. इसका मतलब एस्थेनोस्फीयर ही क्या है बच्चे? मैग्मा चैम्बर है। आई रिपीट, एस्थेनोस्फीयर ही क्या है? मैग्मा चैम्बर है। फिर लिखिए, एंड रिलेटेड टू वोल्केनिज्म, एंड रिलेटेड टू वोल्केनिज्म, एंड रिलेटेड टू वोल्केनिज्म। तो आपने देखा कि यही एस्थेनोस्फीयर है, इसी का रिलेशन मैग्मा से है। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए जमीन की गहराई से जब मैग्मा निकलता है वोल्केनिज्म में, तो मैग्मा किस लेयर से रिलेटेड है? आप बोलिए मेंटल से। फिर मेंटल के अंदर पूछेगा तो बोलिए एस्थेनोस्फीयर से है। क्यों? क्योंकि एस्थेनोस्फीयर क्या है? वो पिघले अवस्था में है, प्लास्टिक मोल्टेन फॉर्म में है, वीकनेस है वहां पर, और ये खोलता हुआ मैग्मा है, और यही जब निकलता है तो जमीन को फाड़ करके निकलता है। इज इट क्लियर? तो आपने एस्थेनोस्फीयर को समझ लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इज इट क्लियर? यही मैग्मा चैम्बर है, यही वोल्केनिज्म का रिलेशन है। लेकिन मैं अगला क्वेश्चन यहां पर से पुट करूंगा। आप थे पिछली क्लास में बच्चे? ठीक, सोच समझ के मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। सिस्मिक वेव के बिहेवियर में पढ़ा रहा हूं आपसे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो सिस्मिक वेव है उसकी स्पीड यहां बढ़ेगी या घटेगी, तो क्या बोलिए? सही बोले। हाँ, क्या होगा? घटेगी। मैंने सिखाया था ना, सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड में कम, गैस में उससे भी कम। इसका मतलब है एस्थेनोस्फीयर के अंदर क्या होगा? सिस्मिक वेव की स्पीड भी कम हो जाएगी। लिखिए, इन दिस पार्ट the speed of seismic waves, in this part the speed of seismic wave, in this part the speed of seismic wave also becomes slow, also becomes slow, also becomes slow, also becomes slow. Hence it is also called, hence it is also called low velocity zone. Hence it is also called low velocity zone. Hence it is also called low velocity zone. इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं? लो वेलोसिटी जोन। तो भूलिएगा नहीं कि 100 से 200 किलोमीटर की जो गहराई है बड़े भाई, वो पिघले में है, इसलिए उसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। उसी को मैग्मा चैम्बर है, उसी का रिलेशन वोल्केनिज्म से है। फिर मैंने क्या कहा कि यहाँ पर सिस्मिक वेव की स्पीड क्या होगी? कम होगी, और सिस्मिक वेव की स्पीड कम हो जाने से फिर इसी को क्या कहा जाता है? लो वेलोसिटी जोन। एकदम क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक, तो आप बताइए किस पार्ट में थे? मुंह से 200, यही था ना? अब दूसरा लिखिए, 200 to 700 किलोमीटर, 200 to 700 किलोमीटर।
200 to 700 किलोमीटर, 200 to 700 किलोमीटर। इट इज क्लियर। लिखिए, डैश देके लिखिए। अपर मेंटल क्या हुआ, 200 से 7 बोला है ना मैंने, 700, ठीक है, मुझे लगा फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया था। लिखिए 200 to 700 किलोमीटर लिखा आपने, डैश देके लिखिए। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल इज सेपरेटेड बाय, इज separated by, is separated by, is separated by repetitive discontinuity, is separated by repetitive discontinuity, is separated by repetitive discontinuity, separated by repetitive discontinuity। इसका मतलब हो गया कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कौन डिवाइड करता है, क्या बोलिएगा, रिलेटिव डिस्कंटिन्यूटी। यहाँ तक एकदम क्लियर हो चुका, ठीक। अब तीसरा पार्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 700 से 2900 किलोमीटर, उसमें कुछ नहीं है, बस पॉइंट बना लीजिए। तीसरा 700 से 2900 किलोमीटर, 700 से 2900 किलोमीटर। आपने मेंटल को बहुत बखूबी अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इट इज क्लियर। अगला लिखिए, तीसरा लिखिए कोर, कोर, कोर बैरिंग स्फीयर, कोर और बैरिंग स्फीयर, कोर और बैरिंग स्फीयर, और बैरिंग स्फीयर, कोर और बैरिंग स्फीयर। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है, डैश दीजिए। कोर और बैरिंग स्फीयर, इट इज द इनरमोस्ट लेयर, इट इज द इनरमोस्ट लेयर, कोर और बैरिंग स्फीयर, इट इज द इनरमोस्ट लेयर। बैरिस्फीयर BERRY SPHERE, ठीक है, कोर और बैरिस्फीयर लिख लिया आप लोग, लिखा आपने, इट इज द इनर मोस्ट लेयर, ठीक। फिर लिखिए, लिखेंगे मेंटल एंड कोर इज सेपरेटेड बाय, मेंटल एंड कोर इज सेपरेटेड बाय, मेंटल एंड कोर इज सेपरेटेड बाय गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग विचर्ट discontinuity, mental and core is separated by, mental and core is separated by Gutenberg-Richard discontinuity, separated by Gutenberg-Richard discontinuity, Gutenberg-Richard discontinuity, Gutenberg-Richard discontinuity, it is clear। आगे लिखिए 15% वॉल्यूम, 15% वॉल्यूम, 15% वॉल्यूम एंड 33% मास, 33% mass of total earth is found in core, of total earth is found in core, is found in core, यानी कि इस अर्थ का लगभग 15% वॉल्यूम, कितना बच्चे, 15% वॉल्यूम, इट इज क्लियर। और वो कितना बोला मैंने उसका, 33%, हाँ 33% आपका मास किस में मिलता है, कोर में मिलता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर में भी कितना पावर है, क्लियर है। जबकि उसकी कोई बात नहीं हो रही है, क्रस्ट का कोई बात नहीं हो रहा है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। आगे लिखेंगे लिखिए, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कोर,
देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ कोर। तो कोर का कितना पार्ट दिया गया है? 2 पार्ट्स ऑफ कोर। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ कोर, यानी कोर का 2 पार्ट है। कितना? 2 पार्ट है। फिर लिखिए अपर कोर एंड लोअर कोर इज सेपरेटेड बाय, अपर कोर एंड लोअर कोर इज सेपरेटेड बाय, अपर कोर एंड लोअर कोर इज separated by, upper core and lower core is separated by Lehman discontinuity. Lehman discontinuity. Lehman discontinuity. Lehman discontinuity. Lehman discontinuity. It is clear? ठीक। अब पहला पार्ट लिखिए, पहला पॉइंट बना के लिखिए 2900 किलोमीटर टू 5150 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर टू 5150 किलोमीटर, 5150 किलोमीटर, 5150 किलोमीटर डैश 2900 किलोमीटर टू 5150 किलोमीटर। ये पहला पार्ट आपको बताया, डैश देख लिखिए। दिस पार्ट इज इन मोल्टन स्टेज, दिस पार्ट इज इन मोल्टन स्टेज, दिस पार्ट इज इन मोल्टन स्टेज, पिघला हुआ इज इन मोल्टन स्टेज, दिस पार्ट इज इन मोल्टन स्टेज। क्लियर है? ठीक। फिर दूसरा पार्ट लिखिए 5150 किलोमीटर टू 6371 किलोमीटर, 5150 किलोमीटर टू 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर डैश this part is in solid form, this part is in solid form, this part is in solid form, this part is in solid form. Okay, nickel and ferrous maximum found here, nickel and ferrous maximum found here, nickel and ferrous maximum found here, ठीक है, निकल एंड फेरस मैक्सिमम फाउंड हियर। फिर लिखिए डेंसिटी इज मैक्सिमम हियर, डेंसिटी इज मैक्सिमम हियर, डेंसिटी इज मैक्सिमम हियर which is 13, which is 13 gram per centimeter cube, which is 13 gram per centimeter cube, which is 13 gram per centimeter cube। आगे समझ में? तो आपने देखा कि यहाँ पर डेंसिटी मैक्सिमम, ठीक है। लिखिएगा प्रेशर इज ऑल्सो मैक्सिमम हियर, प्रेशर इज ऑल्सो मैक्सिमम हियर, pressure is also maximum here, क्योंकि नीचे तो प्रेशर भी तो मैक्सिमम होगा। फिर लिखिएगा due to the pressure, gases also change in solid form, due to the pressure gases also change in solid form। मतलब इतना प्रेशर हुआ कि जो गैस था वो भी किस में बदल गया? सॉलिड फॉर्म। इट इज क्लियर? फिर लिखिएगा टेम्परेचर इज मैक्सिमम हियर, टेम्परेचर इज आल्सो मैक्सिमम हियर, टेम्परेचर इज आल्सो मैक्सिमम हियर, टेम्परेचर इज आल्सो मैक्सिमम हियर व्हिच इज approx 5000 degrees Celsius, which is approx 5000 degrees Celsius, which is approx 5000 degrees Celsius, which is approx 5000 degrees Celsius।
लिख लिया आप लोगों ने? ठीक। तो बच्चे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने पूरे अर्थ के इंटीरियर को ये किया, और आप केयर कर रहे थे कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा था वैसे वैसे मैं खुद जमीन के अंदर भी जा रहा था। इट इज क्लियर? ओके। जैसे होता है ना वाटरमेलन, उसमें कट लगा के लोग जो निकालते हैं, उसी तरह मैंने अर्थ का एक कट निकाल कर सेंटर देखिए लिखा है ना। जब मैं आपको पहली डेमो क्लास में ले रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि अर्थ का रेडियस जो है 6400 किलोमीटर है, लेकिन नई एनसीईआरटी ने 6371 किलोमीटर रखा है। जो आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा वो देखिए यहीं से। और ये जो ग्राफ मैंने दिया है, अगर आप इस ग्राफ को नेट पर चेक करेंगे तो ये ग्राफ है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी का। मैंने आपको वही रिसर्च पढ़ा दिया है जहां से क्वेश्चन उठाते हैं। तो लैंग्वेज आपके सामने है, ग्राफ आपके पास, छाप लीजिए। आए समझ में? और ऐसा है कि रिवीजन करके जब आप ग्राफ को देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठते चला जाएगा, तो आपको कोई प्रेशर नहीं होगा, बस रिवीजन रखना है और कुछ नहीं। बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं अपनी ड्यूटी 100% नहीं करूँगा। जब तक आप छाप रहे हैं तब तक थोड़ा साइलेंट मोड में आ जाओ। ठीक ही बन गया फोटो, जैसे जैसे पढ़ रहे थे ना वैसे वैसे इसको बना दिया है। और जहाँ लिक्विड फॉर्म है वहाँ पे रेड में मैंने बना ही दिया है।
अब वॉल्यूम को 15 भी कर सकते, जैसे मैंने 15 लिखा है ना वॉल्यूम कोर का, आप उसको 16 नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 16 कर लीजिए, ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगा, 16 कर लीजिएगा, गलत नहीं है, 15 16 कर लीजिए। यहाँ जाकर हमने अर्थ के इंटीरियर को समझा है। अब इसके बाद 2-3 इंडेक्स दूंगा और कुछ बातें और बताऊंगा, उसको कर लीजिएगा, फिर दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद किसी तरह का कोई बुक हो, क्लास नोट्स हो, कोई भी हो, पढ़िए आराम से, लेकिन पहले मेरे क्लास नोट्स को अच्छे से कवर कीजिएगा। कोशिश यही रहेगी कि सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से न मिले। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि वोल्केनो का रिलेशन मैग्नेट से है, गहराई कम है, अगर कोर से होता तो अपर कोर से पूरी जमीन को फाड़ कर रख देता, सब कुछ खत्म हो जाता। गहराई ज्यादा थी ना इसलिए, लेकिन नेचर ने क्या है कि अपर कोर से लिक्विड को ऊपर आने ही नहीं दिया है। अभी हाल ही में मैंने देखा कि रिसर्च था, अभी पता नहीं फेक न्यूज है या क्या, कि धरती के अंदर कुछ 700-800 किलोमीटर गहराई के नीचे पानी मिला है, जो जितना हमारे ऊपर है ना ओशियन, उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा पानी। तो आप अर्थ के अंदर को नहीं पता कर सकते क्या है, ये तो साइंस टेक जो बता रहे हैं, आगे रिसर्च आएगी तो और भी बातें खुलकर आएंगी, इतना ही आगे ये कम है। गुड, ओके एवरीवन, छप गया सबका? छप गया आप लोगों का? कहाँ छपा है? हाँ आप कल क्वेश्चन पूछूंगा, चलो वेरी गुड। चलो इतना तुमने पेज बचा तो लिया। ठीक है, फिर बना ली सब लोग? ओके, नहीं एक ही है, हाँ दोनों को कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर भी बोल लीजिए, लो वेलोसिटी जोन भी कह लीजिए। देखिए मैंने और लगाया है एस्थेनोस्फीयर के आगे, देखिए और लगाया है, ठीक है, दोनों एक ही है, स्पीड भी कम हो जा रही है, लिक्विड फॉर्म में भी है। चलिए सबने उतार लिया है, ठीक। अब क्या कीजिए, एक दो मैं इंडेक्स पॉइंट आपको दे रहा हूँ, पहले उस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। हटाओ ना ग्राफ, अभी लिख रहे हैं आप, इधर पीछे लिख रहे हैं अभी आप? कोई नहीं, लिखिए बच्चे, जब हो जाए तो बताइए, कोई बात लिख रहे हैं। इस तरह मतलब आराम से आप देखिए क्या कीजिएगा कि जब आप नोट्स का रिवीजन कीजिएगा, आराम से नोट्स पढ़ते रहिएगा और इस फोटो को देखते रहिएगा, ये अपने आप आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा, तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और यही साइंटिफिक चीज है, इसलिए कहा था कि इसमें पूरे जो है इंफॉर्मेशंस हैं, बस याद रहेगा क्वेश्चन बना लेंगे, देखिए नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्री में पूछे मैं उसमें पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ, दोनों अप्रोच दे रहा हूँ, बस छाप दो, ये चीज क्लियर? ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करते हैं, पॉइंट बनाइए, और जो मैं बोलूंगा उसको पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ये समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, सब
क्या समझे दूसरे वाले से? समझ में आया? और देखिए जब हवा में क्या बताया था मैंने कि जब आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है, लेकिन जमीन का कॉन्सेप्ट अलग है। जमीन में आप नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, ऊपर घटेगा नीचे बढ़ेगा। इस तरह से लिख लिख कर क्वेश्चन पूछते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। पर घबराइएगा नहीं, अगर आप जमीन के नीचे जाएंगे, अगर आप जमीन के नीचे गड्ढा खोदे, कुआं खोदे भाई, तो आपका टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। अगर आप 32 मीटर नीचे चले जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखिए एलिमेंट्स फाउंड इन क्रस्ट। एलिमेंट्स फाउंड इन क्रस्ट। एलिमेंट्स फाउंड इन क्रस्ट। एलिमेंट्स फाउंड इन क्रस्ट मतलब मैंने आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बताइए क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। उन्होंने क्रस्ट पूछा, अर्थ नहीं पूछा। इसका मतलब वो क्रस्ट का एलिमेंट भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बोर्ड पे लिखूं एज इट इज लिखिए, लिखेंगे सभी लोग। इस क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, लगभग 47%। इसलिए तो कितने कीड़े मकोड़े जमीन के अंदर भी जिंदा है। नेचर सबका ख्याल रखती है। आई बात समझ में? एल्यूमिनियम है 8%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8.1%, लोहा है, आयरन है 5%। क्लियर है? तो चलिए उन्होंने क्रस्ट का पूछा है, क्या वो अर्थ का नहीं पूछ सकते हैं? अर्थ का भी तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एलिमेंट फाउंड इन अर्थ। एलिमेंट फाउंड इन अर्थ। लिख लीजिए एज इट इज, हायरार्की मत भूलिएगा। इस अर्थ में सबसे ज्यादा लोहा है, समझ में आया? गुड। उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर सिलिका है और फिर मैग्नीशियम है। ये सीक्वेंस नहीं भूलिएगा। आगे समझ में सबको? अब यहां जाकर आपका इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ चैप्टर एक खत्म हुआ। तो याद रखिएगा ये कोई साधारण चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। इज इट क्लियर? सिलिका मतलब क्या है? किसका नाम? किसका? सिलिका एक मिनरल है, जैसे रेत समझते हैं आप, सैंड, वैसा ही दिखता है। तो वो भी एक मिनरल है जो जमीन के अंदर है। जैसे मान लीजिए जो रेत होता है, रेत, हाँ बालू, उसकी कितनी बारीक कीजिए वो सिलिका, ऐसे सोचिए। हाँ ठीक है, फोन है तो आएगा। चलिए यहाँ तक तो एकदम क्लियर है ना। अब तो नेक्स्ट चैप्टर है द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। याद रखिए हम ज्योग्राफी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें और इंपॉर्टेंट होती चली जाएगी। तो अगले चैप्टर का नाम लिखिए फोर्स। एफओआरसी, फोर्स। अब आपको अजीब लग रहा होगा कि सर फोर्स तो ज्योग्राफी में, फिजिक्स में होता है, ज्योग्राफी में कहां से आ गया? जैसे मैं आ गया। ठीक है, हाँ न्यू चैप्टर फोर्स, न्यू चैप्टर, नया चैप्टर, ताजा चैप्टर, ताजा है फोर्स। इट इज क्लियर? क्या लिखा आप लोगों ने? फोर्स। सभी लोग याद रखिएगा कि फोर्स नाम का चैप्टर है ज्योग्राफी में। जब आप अच्छे से अभी जब हम पढ़ा दूंगा, उसके बाद जब ज्योग्राफी की बुक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कहां से सटीक वार किया है इस चैप्टर को निकालने में। इस नाम का डायरेक्ट चैप्टर नहीं मिलेगा पर क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि जब इसको देखा तो मैंने ऐसे एक चैप्टर को डेवलप कर दिया, और ये है, और ये वहीं से ओके हो जा रहा था, तो परेशानी नहीं हो रही थी। वरना मैं कहाँ आप लोग को बुक के चक्कर, मैंने अभी तक तो एक भी बुक किसी को प्रेफर किया ही नहीं। अरे मुझे ही नहीं पता तो मैं क्या बुक प्रेफर करूँगी। लेकिन आपके पास जो भी बुक है बच्चे जरूर पढ़िएगा। लेकिन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, NCERT 6 to 12 प्लीज दोनों हाथ और दोनों पैर जोड़ के बोल रहा हूँ, अभी नहीं जोड़ूंगा वरना उलट जाऊंगा। तो आप लोग को प्लीज उसको जरूर पढ़ना है। इट इज क्लियर? गुड। तो सबसे पहले बड़े भाई मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, फोर्स को तो समझते हैं, यहाँ फोर्स क्या होता है? वेरी गुड।
अगर मान लीजिए सपोज, ठीक है, ये मेरे हाथ में मैंने ये पेन रखा है, आप ध्यान से देखिएगा, इस पेन को मैंने ऊपर उठाया, दिख रहा है, और फिर मैंने वहीं रख दिया, क्या इस पे फोर्स लगा है? लगा है, ठीक है, लेकिन क्या फोर्स की कोई वैल्यू है? नहीं है, जीरो। आपको अजीब लगेगा, याद रखिएगा, फोर्स वर्क बराबर F/s, फिजिक्स में वर्क बराबर F/s। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक फोर्स की वैल्यू नहीं होती। अगर इस पेन को उठाकर यहीं रख दिया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। लेकिन अगर इस पेन को उठाकर ऐसे रखता तो डिस्प्लेसमेंट हुई, इसका मतलब है इसमें फोर्स लगा है। जिस तरह कुली नंबर 1 वाला नहीं, कुली, वो रेलवे स्टेशन पे सिर पे बैग लेकर घूमता है, उसका वर्क जीरो होता है, हाँ, क्योंकि वो अपने सर पे रखा है, बैग नहीं, वो घूम रहा है, इसलिए उसका वर्क क्या होता है? जीरो होता है। आई बात समझ में? लेकिन मान लीजिए कि अचानक मैं क्या करूं कि ये बेंच को, टेबल को उठाकर फेंक दूं बाहर की ओर, सिर्फ सोच रहा आई बात समझ में? होता है ना, डर तो सबको लगता है, मुझे डर लगता है। अब समझिए, अगर मान लीजिए मैं इस टेबल को उठाकर बाहर फेंक दूं तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इट इज क्लियर। लेकिन उठाकर फिर यही रख दूं तो क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या है? फोर्स यही कहता है कि जब तक F/s यानी कार्य वर्क तभी होगा जब वहां पर क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो। पूरी बात समझ में आई? ठीक है। बड़े भाई मुझे ये बताइए कि जब इस अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, एकदम सोचना है लॉजिकली कि मैं अपनी बात को सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। जब ये अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो इस अर्थ में सिर्फ दो चीज था, एक कॉन्टिनेंट था और एक ओशियन था। आपको याद है ना फर्स्ट टाइप ऑफ रिलीफ? पहले रिलीफ बताया था कॉन्टिनेंट है, ओशियन। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो क्या इस धरती पर आपको माउंटेन नहीं दिखते हैं? प्लेटू भी तो दिखते हैं, नदी भी बहती दिखती है। इसका मतलब है क्या इस जमीन का रूप नहीं बदला है? बदला है ना? इस जमीन का रूप बदला है तभी तो ऐसे ऐसे लैंड फॉर्म दिख रहे हैं आपको। बिना रूप बदले ये चीजें कहां दिखती? और रूप तभी बदला, इसका मतलब इसमें फंक्शन हुआ है, इसका मतलब इसमें फंक्शन हुआ है, और फंक्शन हुआ है इसका मतलब इसमें फोर्स लगा है, इसका मतलब इसमें फोर्स लगा है। तो जिसने फोर्स को पढ़ लिया क्या उसको ये सब रखने की जरूरत है? समझ में आया? समझ में आया? यानी इस जमीन पर जितने भी चीज दिख रहे हैं, इस जमीन का जो भी रूप बदला है वो सब किसके कारण है? फोर्स के कारण है। इसका मतलब है जिसने फोर्स पढ़ लिया फिर उसको ऊपर की चीज रखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? इसी तरह कहते ना मछली की आंख को वार। मछली नहीं पूछा गया कि क्या दिख रहा है, उसने क्या कहा था? मछली की आंख। ये नहीं कहा था कि मछली, कढ़ाई और सरसों तेल। लिखो लिखिए सब लोग। फोर्स इज अ फिजिकल फैक्टर। अरे आपको मंगल देते। फोर्स इज अ फिजिकल फैक्टर। आई बात समझ में? तो सोचिए फोर्स आपको कितनी बड़ी बड़ी चीज पढ़ाएगा, अभी पता चलेगा आपको। ठीक है, फोर्स इज अ फिजिकल फैक्टर। सभी लोग ध्यान से सुनिए, फोर्स क्या है? एक फिजिकल फैक्टर है, फिजिक्स है, फिजिक्स का फैक्टर है। और साइंस कहता है कि फिजिक्स ऐसी चीज है न तो धरती पर गलत होगी, न चांद में गलत होगी, न हवा में, न पानी में, कहीं भी गलत नहीं होगी। पानी मतलब जो आरो लगा है। तो सभी लोग याद रखिएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? फिजिक्स। इसका मतलब फोर्स कहता है कि मैं एक फिजिकल फैक्टर हूं, इसका मतलब आप कभी गलत नहीं होंगे। फिजिकल फैक्टर इसका मतलब ये कभी गलत नहीं होंगे। लेकिन फिजिकल फैक्टर है तो क्या कर रहे हैं आप? लिखिए which changes, आगे लिखते चलिए, which changes the form, which changes the form of any landform, which changes the form of any landform, which changes the form of any landform। अब सभी लोग ध्यान से सुनिए, फोर्स कहता है कि मैं एक फिजिकल फैक्टर हूं और मैं चेंज कर देता हूं फॉर्म को, किसी के रूप को, किसके फॉर्म को? लैंड फॉर्म को। यानी अगर कोई भी लैंड फॉर्म है मैं उस लैंड फॉर्म को भी चेंज कर दूंगा। याद रखिएगा, कहा जाता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर।
यही ज्योग्राफी और यही फोर्स कहता है कि इस नेचर में जो भी चीज आज दिख रहा है मैं उसको कल बदल दूंगा। याद रखिएगा, नेचर में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती। समझ में आया? याद रखना बेटा, ठहरा हुआ पानी और बहता पानी दो चीज होता है। ठहरा हुआ पानी में बदबू आने लगती है, लेकिन बहता हुआ पानी में कभी बदबू नहीं आता, वो सफर करता है। यही नेचर कहती है कि जब पढ़ाई है तो ठहरे हुए पानी की तरह नहीं, बहते हुए पानी की तरह। इतनी मेहनत कीजिए, क्योंकि फिजिक्स कहता है कि नदी बही है तो समुद्र में जाकर मिलेगी। आज आप मेहनत कीजिए, कल समुद्र जरूर मिलेगा, यानी जॉब आपको जरूर मिलेगी। इज इट क्लियर? समझने पड़ेगा। थोड़ा ज्ञान की बातें कभी कभी कर लेता हूँ, ऐसी गलत फहमी पावर नहीं, क्योंकि दुनिया में अब यहाँ पे सभी लोग क्लियर कीजिए, इस बात को याद रखिएगा कि फोर्स कहता है कि मैं फिजिकल फैक्टर हूँ और मैं किसी के लिए फॉर्म को क्या करूंगा, बदल दूंगा। एकदम समझ में आ गया? ठीक। अब बताइए कि अगर फोर्स फॉर्म चेंज करता है तो क्या फोर्स का कोई प्रूफ है जमीन पर? याद रखिए, अगर कोई प्रूफ नहीं है तो फिर मैं पढ़ा कैसे रहा? मुझे क्या दिव्य ज्ञान आया था? क्या रात में सपना आया था? ना सपना आया था, सपना। समझ में आया? इस बात को सभी याद रखो। मैं साफ कह रहा हूं, इट इज क्लियर? अब इस बात को सब याद रखना कि जब तक, इसकी बात है कि जब तक कोई चीज नहीं होगी मैं कैसे पढ़ाऊंगा? तो फोर्स पता कैसे चला मुझे कि फोर्स लगकर कोई ट्रांसफॉर्म भी हुआ? ये कैसे पता चलेगा? लोग यहाँ तो पढ़ाने से पहले दुकान खुला नहीं, शटर गिर गया, हो गया ना, गया ना। लेकिन नहीं, आप बोलिए कि सर आपने पहली क्लास में रिलीफ बताया था। पहला रिलीफ कॉन्टिनेंट ओशियन, दूसरा रिलीफ माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एंड लेक, और तीसरा रिलीफ कहा था इसके बाद जो भी आएगा सब क्या है? रिलीफ है। इसका मतलब है सर आज जो रिलीफ है वही तो फोर्स का एविडेंस है। इसका मतलब आज के जितने रिलीफ है यही एविडेंस है, किसके? फोर्स के। लिखिए ऑल द एविडेंस, लिखिए all the reliefs on earth, all the reliefs on earth, all the reliefs on earth, इसका मतलब अर्थ पे जितने भी क्या है बच्चे? रिलीफ हैं, are the examples of, लिखना है, are the examples of activeness of, are the examples of activeness of force, are the examples of activeness of force। इसका मतलब है इस धरती पर जो भी है, ध्यान से सुनिएगा, इस धरती पर जो भी है वो किसके कारण है? फोर्स के कारण। और ज्योग्राफी तो पूरी धरती की ही बात करता है। इसका मतलब है कि ये जो चीज आपको ब्रॉड एस्पेक्ट दिखाता है, ये भी दरवाजा है जिसको खोलेंगे तो आपको बहुत बड़ा कमरा दिखेगा। इसलिए मैंने कहा कि फोर्स को बखूबी समझना है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि इस धरती पर जो भी है, चाहे ये सामने का प्लेटू है, चाहे वो हिमालय माउंटेन है, या कोई बहती हुई नदी है, यहाँ तक ये जो डोडोमा वाटरफॉल है जिस पर हम लोग गए थे, इसे क्लियर? आप नहीं देते हो, आप क्यों बोलते मैं तो मैं ही पूछ रहा हूँ, आप थे कि नहीं? इट इज क्लियर? गुड। तो याद रखिए वो जो छोटा वाटरफॉल है, दिस इज आल्सो द रिलीफ, वो भी क्या है? वो भी रिलीफ है। इसका मतलब ये इस नेचर में कदम कदम पे रिलीफ है, और ये सब किसके कारण है? फोर्स के कारण है। और बात पे आपको एक एक चीज दिखने लगेगी। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं रखना। आपने मेरी आवाज सुन ली, बात खत्म, मैं अगर इसी पर ओके करके दे दूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब सबके दिमाग में बैठ गया कि फोर्स एक फिजिकल फैक्टर है, क्लियर है, और इस धरती पर जो भी है वो किसके कारण है? वो फोर्स के कारण है। इसका मतलब है कि फोर्स दो तरह के, याद रखिए। यहीं पे टीचर गलती कर देंगे, ये पढ़ाने के बाद वो फोर्स पे आ जाते हैं, जबकि फोर्स का डिवीजन होता है। फोर्स जो है दो तरह के होते हैं। अब यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर फोर्स दो तरह है, धरती तो एक ही है, अर्थ तो एक ही है, लेकिन यही तो सीखना है। ये आपको नजर आता है पर ऐसा होता नहीं। लिखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब है कि कितने तरह के फोर्सेस हैं? दो तरह के फोर्सेस हैं। आपने से कोई बताना चाहे? बताइए, एनीबॉडी?
क्या बेटा बोलिए, क्या बोला आपने, प्लीज फिर से बोलिए। कौन क्या बोला आपने, कौन सा फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोला आपने, और डाउन नॉट, नहीं वो चीज नहीं, दैट्स द आंसर, मार्वलस, एकदम सटीक। हाँ बोलिए, यही बोले था, डेफिनेटली दिस इज द आंसर, एकदम इन्होंने सटीक कहा। अब इसी को मैं पूरा क्लियर करके दूंगा। इज इट क्लियर? लिखिए सभी लोग, लिखिए। सबसे पहले लिखिए इंटरनल एंडोजेनेटिक और अर्थ मूवमेंट फोर्स, बहुत सही बच्चे। यहां देखिए क्या चीज क्लियर करके दूंगा अब आपको, और जब भी करेंगे बेस्ट नोट्स बनाने की पूरी झूठी कोशिश होगी। ठीक है, इंटरनल और एंडोजेनेटिक और अर्थ मूवमेंट फोर्स। मैंने कहा ना बच्चे, आप लोग पढ़ रखे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते, आप जानते हैं। मैं आपके नॉलेज को सीक्वेंस दे रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। यकीन मानिए, यू गाइस आर वेरी एबल, अपने आप में आप बहुत लायक है। अपने पर विश्वास कीजिए, डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले लेंगे। इज इट क्लियर? पहला लिखा आपने इंटरनल कोई एंडोजेनेटिक कोई अर्थ मूवमेंट फोर्स है, भूलिएगा नहीं, अर्थ मूवमेंट लिखकर फंसा देते हैं। दूसरा लिखिए एक्सटर्नल और एक्सोजेनेटिक फोर्स, एक्सटर्नल और एक्सोजेनेटिक फोर्स, एक्सटर्नल और एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सटर्नल और एक्सोजेनेटिक फोर्स आ गया। अब देखिए, तुरंत दिमाग में लगाइए, एंडोजेनेटिक का मतलब क्या समझ में आ रहा है? जमीन के अंदर। एक्सोजेनेटिक का क्या मतलब? जमीन के बाहर। इसका मतलब है इस नेचर में दो तरह से लैंडफॉर्म बन रहे हैं, एक जमीन के अंदर भी और दूसरा जमीन के बाहर। कितना गजब होगा कि सबसे पहले हम जमीन के अंदर की बात करेंगे, और पूरे जमीन के अंदर को बात करने के बाद हम कहां आएंगे? जमीन के ऊपर, ताकि हमारा होराइजन एकदम क्लियर है, हमें कोई भी चीज कंफ्यूज नहीं कर सके। आगे समझ में? तो पहले को हेडिंग बना लीजिए, पहले वाले चैप्टर, वो आपका चैप्टर बन गया। इंटरनल फोर्स को हेडिंग बना लीजिए, इंटरनल फोर्स को हेडिंग बना लीजिए, ये आपका चैप्टर बन गया है पूरा। इंटरनल फोर्स, उसी को एंडोजेनेटिक कहते हैं, उसी को अर्थ मूवमेंट फोर्स कहते हैं। बना लिया आप लोगों ने? ठीक। अब इंटरनल फोर्स आपका चैप्टर बन चुका है। आई रिपीट, मैं जमीन के अंदर हूं, मतलब पढ़ाने में मैं जमीन के अंदर हूं। अब जमीन के ऊपर की कोई भी बात नहीं होगी, या और अपने दिमाग को एकदम क्लियर रखिएगा, जो भी बात होगी जमीन के अंदर होगी। इज इट क्लियर? ठीक। लिखिए इंटरनल फोर्स के लिए, लिखिए इट ओरिजिनेट्स अंडर अर्थ सरफेस, इट ओरिजिनेट्स अंडर अर्थ सरफेस, इट ओरिजिनेट्स अंडर अर्थ सरफेस। इसका मतलब है कि इंटरनल फोर्स का जन्म कहां होगा? जमीन के अंदर होगा। ठीक है, लेकिन सोचने की बात है कि अगर जमीन के अंदर इस फोर्स का ओरिजिन होगा, तो फिर इस फोर्स का ओरिजिन कैसे होगा, बताएंगे आप? क्या बोल रही हैं? प्लेटो का मूवमेंट्स, वो क्या होता है? प्लेट का मूवमेंट्स कैसे होता है? वो तो खुद एक बॉडी है, मूवमेंट कैसे? अच्छा बच्चे एक बात कह दीजिएगा, जैसे ये पेन यहाँ पे है, मैंने उठा लिया, आपको पेन दिखा या फोर्स दिखा? पेन, फोर्स नहीं दिखता। तो जब फोर्स दिखता है तो फिर क्लिक कैसे एज्यूम कर लेंगे? अगर मान लीजिए सपोज मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, ठीक है, मैं सड़क पे जा रहा हूँ, किसी ने ऐसे धक्का दिया, मैं नीचे ऊपर गिर गया, तो फोर्स थोड़ी दिखा, हमें गिरते हुए जरूर दिखा। इसका ये मतलब थोड़ी था कि मैं गिरा हुआ था, इसका मतलब ये था कि गिरा दिया गया, यानी फोर्स इनविजिबल है। अभी दिमाग में क्या रखिएगा? इनविजिबल। बस वैसे आपने गलत नहीं कहा, लेकिन याद रखिएगा वो चीज यहाँ नहीं। एकदम क्लियर? ठीक। अच्छा बच्चे, आपने पढ़े हैं, आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे 2-3 क्लास पहले, और मैंने कहा था वक्त आएगा आप अपने क्वेश्चन को यहाँ जज करेंगे, और जैसे जज करेंगे समझ अपने आप समझ जाएंगे। बेसिकली क्लास का कोई भी क्वेश्चन मैं स्किप नहीं करता, मुझे सब याद रहता है, मैं उस सही समय पे याद करके आपको वो बता दूंगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो पहले आपने देखा कि एंडोजेनेटिक फोर्स कहां बनेगा? जमीन के अंदर। लेकिन फोर्स ओरिजिन कैसे होगा? याद रखिए, इसका निर्माण कैसे होगा? लिखिएगा, देयर आर टू फैक्टर्स फॉर दिस फोर्स, देयर आर टू factors
there are two factors TW, there are two factors for this force, there are two factors for this force, there are two factors for this force। तो इस फोर्स के लिए कितने फैक्टर हैं बच्चे? दो फैक्टर है, सबको याद रहेगा। पहला पॉइंट बनाइए, लिखिए, पहला पॉइंट बना के लिखिए, प्रेशर ऑफ अर्थ सरफेस, प्रेशर ऑफ अर्थ सरफेस, प्रेशर ऑफ अर्थ सरफेस, प्रेशर ऑफ अर्थ सरफेस। ब्रैकेट में लिखिएगा टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिखिएगा टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ अर्थ सरफेस, ब्रैकेट में लिखिएगा टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट लिखिए, डिफ्यूजन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, 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 डिफ्यूजन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। देखिए आप लोगों ने, ठीक ना, स्टॉप करते हैं, इसका लगभग कीजिए। अब मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। एक एक चीज को समझिएगा। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज सभी बच्चों को, किसी को कुछ भी नहीं रखना। आप घर में रिवीजन नहीं करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे बोल रहा हूँ बस उसको सुन के चलिए। मैं आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, इट्स अ प्रॉमिस, इज इट क्लियर? बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन में रहिएगा और कुछ नहीं। यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिए। जैसे मान लीजिए ये मैंने जमीन बना दिया, इट इज क्लियर, अर्थ बना दिया, तो हम सभी लोग एक बात जानते हैं कि जब आप इस अर्थ के 32 मीटर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? ऊपर जाता है। यानी 32 मीटर गहराई में आप अगर चले गए तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हाई होगा। इट इज क्लियर? तो 32 मीटर तो कुछ होता ही नहीं बच्चे, 32 मीटर तो कुछ होता ही नहीं, 32 मीटर तो बहुत कम है। क्लियर है? अब सोचिए कि कितनी गहराई पर जाएंगे तो टेम्परेचर तो बहुत हाई होगा। तो मान लीजिए कि धरती के नीचे ये कोई जगह है, इमेजिन कीजिए, तो ये जगह है, तो धरती का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, अप्रोक्स 6000 किलोमीटर, बहुत है बच्चे। अगर आप 1000 किलोमीटर में भी जाएंगे तो बहुत टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो ये तो फिर भी बहुत गहराई होती है। तो मान लीजिए कि धरती के नीचे ये कोई जगह है, तो क्या आपको लगता है इसके ऊपर अर्थ का इतना मोटा लेयर आ गया? आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये लेयर का प्रेशर उस जगह पे नहीं पड़ रहा है? पड़ तो रहा है ना। अगर इतना मोटा लेयर है तो लेयर का उस जगह पे तो प्रेशर पड़ेगा। और मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब हम अपने हाथ को ऐसे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो हमें क्या लगती है? गर्मी लगती है। इसका मतलब है कि प्रेशर क्या जनरेट करता है? टेम्परेचर। देखिए क्या मैंने ब्रैकेट में टेम्परेचर लिखवाया है, प्रेशर फॉर अर्थ सरफेस, और ब्रैकेट में क्या लिखवाया है? टेम्परेचर। तो इस बात को सभी लोग याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप धरती के नीचे जाते हैं, 32 मीटर नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, और इतनी गहराई पर इसका इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि टेम्परेचर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। लीजिए टेम्परेचर हाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आई बस में आपने पूछा था ना टेम्परेचर कहाँ से आया? जी मैं लेकर आ रहा हूँ, जस्ट एकदम रिलैक्स रहिएगा, एक एक चीज को लेकर आ जाऊंगा, बेफिक्र रहिए। बहुत मेहनत है इसलिए ताकि एक एक चीज को मैं सीक्वेंस में आपको पढ़ा सकूं। अच्छा, अब टेम्परेचर क्या हुआ? हाई हो गया। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। दूसरा, क्या आप लोग जानते हैं व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? एनीबॉडी बताएं, बताएं, चलिए मैं बताता हूं। नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो सेल्फ डिफ्यूज होते हैं, मतलब खुद टूटते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पूरा फिजिक्स से, साइंस से, कि नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो सेल्फ क्या होते हैं? डिफ्यूज होते हैं, खुद टूटते हैं और टूट कर एनर्जी जनरेट करते हैं। टूट के क्या करते हैं? एनर्जी जनरेट करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आगे समझ में? वैसे तत्व जो नेचर एलिमेंट जो नेचर में खुद टूटते हैं और टूट कर क्या जनरेट करते हैं? एनर्जी जनरेट करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आगे समझ में? अब सोचिए, आप बच्चे की तरह सोचिए कि नेचर में ऐसा कौन सा चीज है जो खुद टूटकर एनर्जी जनरेट करता है? जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम, सिंपल होता है तो रेडियम, रेडियम भी अंधेरे में चमकता है। आई बात समझ में? इसका मतलब यूरेनियम, प्लूटोनियम और रेडियम ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है।
जो खुद टूट कर क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। क्या भारत में एटॉमिक रिएक्टर है ना, परमाणु भट्टी, भट्टी मतलब एटॉमिक वो वाला भट्टी है। तो जो एटॉमिक रिएक्टर्स हैं, उस एटॉमिक रिएक्टर में भी तो एनर्जी जनरेट होती है, परमाणु बिजली, ठीक है। तो एटॉमिक रिएक्टर में क्या डालता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम तो होता है, क्योंकि यूरेनियम प्लूटोनियम भी क्या है, एक तरह का एटॉमिक बॉडी है, क्लियर है। तो यूरेनियम प्लूटोनियम डालकर उससे एनर्जी जनरेट करते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या इसको कंट्रोल भी किया जाता है? जी, कैडमियम की छड़ से। किससे? कैडमियम की छड़ से एटॉमिक रिएक्टर में यूरेनियम प्लूटोनियम को कंट्रोल करते हैं। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो इनमें चेन रिएक्शन होता है, ये पूरी अर्थ को जला करके कोयला बनाते हैं, समझ में आया? इसका मतलब है इसको कंट्रोल करना जरूरी है, तभी आप बड़े पैमाने पर एटम से क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, यूरेनियम प्लूटोनियम से बिजली बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूरेनियम प्लूटोनियम मेटल है नॉन मेटल, तो क्या बोलिएगा? सोच समझ के बताइएगा, मेटल है या नॉन मेटल? क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें समझाते चला रहा था, मुझे लगता है आप लोग सही जवाब क्या है, मेटल, एकदम सटीक जवाब दिया आपने, क्या? मेटल। याद रखिएगा बच्चे, नॉन मेटल को जलाने से धुआं उठता है, ठीक है, लेकिन मेटल को जलाते हैं तो धुआं नहीं उठता। तो एटॉमिक रिएक्टर से धुआं नहीं उठता, रेडियम से भी धुआं नहीं उठता। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब सभी लोग ध्यान से सुनिए। तो चलिए, ये तो धरती की बात है, तो ये जो मेटल होते हैं ये कैसे रॉक में मिलते हैं? मेटल कैसे रॉक में मिलता है? किस तरह के रॉक में मेटल मिनरल्स मिलते हैं? अभी तो पढ़ा है आप लोगों को, रिवीजन नहीं करना है, इसका मतलब मजा नहीं आ रहा है। तो फिर मैं ऊपर ऊपर पढ़ा के निकल जाऊँ तो फिर जब पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर मैं क्यों मेहनत करूँ? मेटल मिनरल्स किस तरह के रॉक में मिलते हैं? किसमें? सेडिमेंट, इग्नियस में मिलते हैं, सेडिमेंट्री में वो मिलता है नॉन मेटल, थोड़ा सा दो, ज्यादा नहीं। आज मेरा गम ही मेरे काम आया, आपके वही तो दिल को आराम है। पढ़े लिखो, रिवीजन करो बड़े भाई, रिवीजन। नौकरी नहीं चाहिए, चाहिए ना? जॉब चाहिए तो मेहनत नहीं करना है, फिर नहीं करना बोलोगे सब नौकरी नहीं चाहिए, ठीक है, मैं भी टिकट कटा के चलो भाई नौकरी नहीं चाहिए तो फिर मैं यहाँ क्या करूँ। एक बार सभी लोग ध्यान से सुनिए, जितने मेटल मिनरल्स हैं वो किस में मिलते हैं? इग्नियस, कोई दिक्कत नहीं। नॉन मेटल किस में मिलते हैं? सेडिमेंट। अब मुझे ये बताइए, ये अर्थ किस रॉक से बना है? इग्नियस रॉक। तो क्या इस धरती के नीचे इग्नियस रॉक नहीं है ना? और जब पूरी इग्नियस रॉक से ही बना है तो क्या इस धरती के नीचे यूरेनियम प्लूटोनियम नहीं है? है। तो क्या वो टूट नहीं रहे होंगे? और टूट रहे होंगे तो एनर्जी जनरेट कर रहे होंगे। क्या वहां पे बैठा है कंट्रोल करने के लिए? कोई नहीं। तो सोचिए कि जब ये यूरेनियम प्लूटोनियम, ये देखिए धरती के नीचे ये रेड में मैंने बना दिया यूरेनियम प्लूटोनियम, और जब ये टूटेंगे तो इन्होंने भी जबरदस्त टेम्परेचर क्या किया? जनरेट किया। तो सोचिए, एक तो अर्थ सरफेस के प्रेशर से जब 24 घंटे रहेगा, सोचिए कितना हीट बनेगा। उस पर से ये तो सोने पर अभागा वाली बात हो गई कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी जो टूट रहे हैं, और टूट रहे हैं तो वो भी और एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। अब इतनी ज्यादा टेम्परेचर और एनर्जी जब धरती के अंदर जमा होगी तो क्या आपको नहीं लगता कि धरती के अंदर का रॉक ही पिघल जाएगा? पिघल जाएगा ना? और धरती के अंदर का रॉक पिघल जाएगा तो इसी पिघले हुए रॉक को क्या बोलते हैं? मैग्मा। आप लोगों ने, किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि सर जमीन के अंदर मैग्मा आया है, इन्होंने पूछा था टेम्परेचर कहां से आया? इसी टेम्परेचर के कारण क्या है जमीन के अंदर? मैग्मा। क्या मैं कहूं यही मेंटल है? अभी पढ़ा था आपने, देखो यही मेंटल है। सोचिए ये प्रेशर रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जिसने धरती के अंदर के चट्टान को पिघला दिया, और इसी चट्टान को क्या कहेंगे? मैग्मा कहेंगे। इसका मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं कहां लेकर चला गया? मेंटल से। इसका मतलब इसकी सारी बात किसमें हो रही है? मेंटल में हो रही है। मैं मेंटल नहीं, मैं मेंटल की बात कर रहा हूं। आई बात समझ में?
इट इज क्लियर। अच्छा, अब ये तो चट्टान पिघल गया, लेकिन बच्चे जब वेव होगा, टेम्परेचर, आपको पता है ना, हीट भी एक तरह का वेव होता है, और वेव हमेशा क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। इसका मतलब है यहां से वेव हीट के कारण क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। तो जब ये वेव ऊपर की ओर उठेगा, इसका मतलब इन सब का रिलेशन मेंटल से है। इसका मतलब इन सब का रिलेशन किससे है, मेंटल से है। और ये जब वेव ऊपर की ओर उठ रहा है बच्चे, तो इसी वेव को कहा गया है थर्मल कन्वेक्शनल वेव। क्या कहा गया है बच्चे, थर्मल कन्वेक्शनल वेव। और जिसने बताया है थर्मल कन्वेक्शनल वेव, उसी का नाम है आर्थर होम्स। आपको बताया था ना आर्थर होम्स, तो बताइए थर्मल कन्वेक्शनल वेव किसने बताया है, आर्थर होम्स। इंटरनल फोर्स के बारे में किसने बताया, आर्थर होम्स। अब यही फोर्स जब ऊपर आएगी, तो ऊपर आएगी तो किससे टकराएगी, अर्थ के सरफेस से। और देखो बच्चे ध्यान से, जो मैंने कहा था नजर नहीं आती है, जब ये फोर्स आ रही है तो जमीन के सरफेस से टकराएगी, तो क्या सरफेस कांपेगी, क्या अर्थ में मूवमेंट होगा, लिखवाए ना अर्थ मूवमेंट फोर्स। और जैसे अर्थ में मूवमेंट होगा, यानी अर्थ में वाइब्रेशन होगा, तो मान लीजिए मैं जमीन के ऊपर खड़ा हूं और अर्थ में वाइब्रेशन होगा, तो मैं तुरंत गिर जाऊंगा, और गिर कर उठकर क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, भूकंप आया। गुड, क्या बोलूंगा, भूकंप आया। इसका मतलब है कि ये क्या है, अर्थक्वेक। अब बताइए अर्थक्वेक कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स। आ गया समझ में? तो सभी लोग याद रखिएगा, यही थर्मल कन्वेक्शनल वेव ऊपर जाता है, अर्थ को मूवमेंट देता है और जमीन कांप जाती है, इसी को कहा गया है अर्थक्वेक। तो आज सभी बच्चे याद रखिएगा कि एक्चुअली में अर्थ क्या है, इंटरनल फोर्स। बच्चे अब ध्यान से सुनो, जब जमीन कांप जाएगी यानी प्लेट ही तो कांप जाएगी। अब ये समझ में, आपको सब पे लेकर आऊंगा, लेकिन मेरे तरीके से, आप बस अपने कॉन्सेप्ट को बनाए रखिएगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इज इट क्लियर? इसका मतलब अर्थक्वेक अब समझ में आया ना कैसे हुआ? तो बेटा जब मैं अर्थक्वेक चैप्टर पढ़ाऊंगा, यकीन मानिए मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं पूरे साइंस की तरह लगेगा जैसे एकदम एक इंजीनियरिंग सेक्शन में जैसे होता है ना, एकदम उस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हुए लेके चलूंगा। मैं खुद बताऊंगा रास्ते में कहां गड्ढा है, बच्चे कूद जाओ। चलो अब यहाँ पे सभी लोग क्या कहता है, तो जमीन कांपेगी तो क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या है, मैग्मा। और मैंने कहा था ना, कोई भी गर्म चीज वो हमेशा क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगी। याद आ रहा है हाइपोबिसल इंटरमीडिएट दिखाया था ना उसमें, गुड। अब ये देखो, ये गर्म मैग्मा जो है ऊपर की ओर उठ रही है, ये देखो। तो जब ये गर्म मैग्मा ऊपर की ओर उठ रही है बच्चे, तो जैसे उठेगी तो फिर ये धरती को फाड़ करके बाहर आएगी। तो मैग्मा जब बाहर आती है तो क्या बोलते हैं, लावा। लेकिन इस आने को क्या बोलिएगा, वोल्केनो। अब पता चला वोल्केनो क्या है, इंटरनल फोर्स है। इसका मतलब है कि अगर इंटरनल फोर्स नहीं होता तो वोल्केनो भी नहीं होता। समझ में? तो सभी लोग याद रखना बच्चे, यही इंटरनल फोर्स धरती पर आएगी और आकर के पूरे जमीन के रूप को क्या करेगी, बदलने लगेगी। आ गया समझ में? छाप दीजिए। ऐसे बनता है फोर्स। अगर फोर्स को जन्म तो दिया जाए, यही चीज आगे तक जाएगी तो सबको बनाएगी। एज इट इज फोटो छापिएगा, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं मिल जाए नोट्स क्लास में, देखिए मुझे बहुत कम चांसेस है ये चीजें मिलेंगी, लेकिन है कि आप इन चीजों को सीखिए। और इसके बाद यूपीएससी का एक क्वेश्चन भी है, मैं आप लोगों से अभी डिस्कस करूंगा। आप में से कोई भी बच्चा मुझे 1 घंटे के अंदर नहीं बता सकता। चलिए जल्दी बनाइए, छापिए। अभी पूछा जाएगा क्वेश्चन, किसी से भी पूछा जाएगा, किसी से भी। ऐसा नहीं कि बेड पे किलोग्राम बनाते हैं हम बच्चा है, ऐसे ऐसे। तो अर्थक्वेक और वोल्केनो ये तो खुद क्या था, इंटरनल फोर्स है। इसीलिए पढ़े लिखो सबको बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू रहो क्लास में। भाई मैं तो अपने में एक बच्चा आएगा तो भी पढ़ाऊंगा, नहीं आएगा तो भी पढ़ाऊंगा, कोई दिन आके बैठ जाऊंगा बेंच पे, कुछ बोल लूंगा खुद
उससे भी बातें कर लेंगे। लेकिन सभी बच्चे एकदम रेगुलर रहिए, क्लास छूट जाए वीडियो होता है उसको सुनिए, नोट्स कंटिन्यू बना के रखिए। और वैसे भी मैं पीडीएफ डाल ही देता हूँ, तो मैं तो अपने तरफ, अरे कोई पीडीएफ डालने बोला था ना मैंने, फिर भूल जाता हूँ। सही तो दिमाग कमजोर होता जा रहा है। छापते चलो, छप जाए, छप गया कहाँ, गुड। किताब को खत्म हो माया सब यही रह जाएगा, दिमाग में छपना चाहिए। और जो चैप्टर पढ़ा के भेजूं एकदम जाइए घर में उसको अच्छे से पहले रिवीजन कीजिए। बड़े ना बच्चे 10 मिनट ज्यादा नहीं, 5 मिनट, समय कम हो तो 3 मिनट, लेकिन एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। हो गया बोले भाई, छप गया पीछे, ओ भाई पीछे, चीफ गेस्ट छप गया, थोड़ा बात। हाँ बोलिए प्लीज पूछिए। थोड़ा दूर आनंद, मैंने ये नहीं कहा गलत है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा आनंद डेफिनेटली सही है, एकदम सही है। फिर मैं उसको और मतलब ये करूँगा, ठीक, जस्ट सब कुछ पढ़ाएंगे हम कंटिन्यूटी से, हम क्लास चले, क्योंकि पिछले महीने तो बहुत छुट्टी रही, इसमें एकदम कोशिश रहेगी छुट्टी नहीं रहेगी, हम क्लास कंटिन्यू रहे। छुट्टी बेरोजगारों की क्या है कि छुट्टी, बेरोजगारों की कोई छुट्टी नहीं होती। आप लोग इसमें खुद भी है क्या, मुझे कह रही है अटैक ला देंगे किन दिनों में, कोई छुट्टी नहीं होती। ओके एवरीवन, उठूं मैं, चलिए ओके, इट इज क्लियर। अब आपने पहले देख लिया, अब आपको मैं कौन सा फोर्स पढ़ा रहा हूं, इंटरनल फोर्स, इट इज क्लियर। इंटरनल फोर्स का ओरिजिन देख लिए, ये जो थर्मल कन्वेक्शनल वेव है यही है वो इंटरनल फोर्स। अब ये देखिए जमीन पर आकर ये क्या कारनामा करता है, और एक एक चीज दिखने लगेगा, ठीक है। चलिए लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल फोर्स, there are two types of internal force. There are two types of internal force on the basis of period. On the basis of period. Period अंडरलाइन कर दीजिएगा और दिमाग खोले रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। There are two types of internal force on the basis of period. Period अंडरलाइन कीजिए, यानी समय के आधार पे, टाइम के आधार पे, पीरियड के आधार पे कितने टाइप के फोर्स हैं, 2 टाइप के। इसलिए चलिए पहला टाइप लिखिए, लिखिए शॉर्ट, 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 ऐसे जो आती है शॉर्ट, ऑब्लिक, लिस्ट, LEAST, लिस्ट समझते हैं, कम को लिस्ट बोलते हैं, LEST लिस्ट, शॉर्ट, ऑब्लिक लिस्ट, ठीक है, ऑब्लिक सडन, सडन अचानक, सडन, जैसे उस दिन मैं नीचे उतर रहा था यहाँ से, फिसल के उतर गया, सडन गिर गया। चलिए लिखा आपने, शॉर्ट और लिस्ट और सडन, क्लियर है, सडन लिस्ट बता, LEAST, वो लिस्ट नहीं, लिस्ट नहीं बन रहा है LIST कोई तो नहीं लिखा है ना, कोई भरोसा नहीं, ठीक है चलिए ओके, चल तो भी सही है, ठीक ओके। शॉर्ट और लिस्ट और सडन अर्थ मूवमेंट फोर्स, और सडन अर्थ मूवमेंट फोर्स, और सडन अर्थ मूवमेंट फोर्स। आगे समझ में, यानी आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, शॉर्ट इंटरनल फोर्स, लिस्ट इंटरनल फोर्स,
सडन मूवमेंट फोर्स, वो कुछ भी बोले थे, टर्म यही रहेगा। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, इसके अंदर लिखना शुरू कीजिए। ड्यूरेशन ऑफ फोर्स, बैठिए, ड्यूरेशन ऑफ फोर्स इज वेरी शॉर्ट। ड्यूरेशन ऑफ फोर्स इज वेरी शॉर्ट। इसका मतलब इसमें ड्यूरेशन फोर्स का क्या है बच्चे? बहुत ही शॉर्ट है। अब मुझे सोच समझ के बताइए, इसका इफेक्ट तुरंत होगा या देर से? कोई बात नहीं। लिखिए, देयर इज सडन इफेक्ट। अरे तुरंत होगा, देयर इज सडन इफेक्ट, देयर इज सडन इफेक्ट। क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, तो इसका इफेक्ट भी क्या होगा? सडन इफेक्ट होगा। लिखा आपने, देयर इज सडन इफेक्ट। कहां लिखा आपने? ये सब क्या देखना? देयर इज, मेरे भाई, ड्यूरेशन वेरी शॉर्ट, कॉमा दीजिए यहां। अब लग रहा है ना सडन इफेक्ट, सडन एस यू डबल डी ई एन होता है। ये कौन सा इफेक्ट लिख रहे हो? सडन, एस यू डबल डी ई एन, डबल डी। सडन मतलब समझते हैं बड़े भाई? अचानक, एकदम क्लियर, अचानक, सैंपल। ओके एवरीवन, सभी लोग ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा? इसका फोर्स का ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होगा, गुड, और इसका इफेक्ट भी क्या होगा? सडन होगा। देयर इज सडन इफेक्ट। चलिए आपसे ही सवाल है, इफेक्ट सडन होगा, सोच समझ के बताइए, ये डिस्ट्रक्टिव होगी या नहीं होगी? ये डिस्ट्रक्टिव होगी या नहीं होगी? विनाश करेगी या नहीं करेगी? याद रखिए, अगर नेचर में कोई चीज अचानक हो जाए तो डिस्ट्रक्शन होता है, बर्बादी करती है। इट इज डिस्ट्रक्टिव, इट इज डिस्ट्रक्टिव, इट इज डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब क्या है? ये विनाश करती है। इसका मतलब इंटरनल फोर्स में जो सडन मूवमेंट है वो क्या करती है बच्चे? विनाश करती है। इट इज, फिर लिखिए, इट इज लोकल टाइप, इट इज लोकल टाइप। लोकल मतलब इसका फिक्स जगह होता है। इट इज लोकल टाइप और इट हैज सडन एरिया, और सॉरी इट हैज, ये ऐसे लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं। आपने क्या लिखा पहले? It is local type or it has a small affected area. It has a small affected area. It has a small affected area. Example लिखिए, example dash, example dash। अब आप में से कौन सा मुझे पढ़ा लिखा वर्ग बताएगा इसका एग्जाम्पल जो नीचे में तुरंत और विनाश कर दे? चलिए लिखिए, वोल्केनो, एकदम सही। अब समझ में आया? वोल्केनो होता है और विनाश कर देता है। और सोचिए, डेफिनेटली लिखिए, अर्थक्वेक, भूकंप, अर्थक्वेक, वोल्केनो, अर्थक्वेक। और सोचिए, क्या बच्चे? माफी चाहूंगा, क्या बोल रही है? हाँ, लैंडस्लाइड बोलिए, बहुत सही, एकदम सही जवाब, बहुत अच्छा। लिखिए लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड समझते हैं? अचानक पहाड़ खिसक के नहीं गिर जाता है, वो सब इंटरनल फोर्स है, विनाश कर। याद रखिएगा, क्या यहाँ पे हुआ था कोलंबिया में, एक जगह 200 लोग जिंदा दफन हो गए थे। ये इतना खतरनाक होता है, भागने तक का मौका नहीं देता, क्योंकि पहाड़ के किनारे होगा, आपको लगा लैंडस्लाइड हो रहा है, आप भाग रहे हैं, उधर से भी हो रहा है, कहां तक भागिएगा? भाग मिलखा भाग थोड़ी हो जाएंगे। अगला एग्जांपल, एनीबॉडी? लैंडस्लाइड तो बोला, और बोलिए। साइक्लोन, कोई बात होता है, मेरे सामने होता है। पढ़ी लिखी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। साइक्लोन जमीन के अंदर से आता है, वो हवा के कारण था। अरे जी, ऐसा सजा मिलेगा ना, 4 दिन भूखा हवा दूंगा मैं। सजा बहुत खतरनाक देता हूँ, लड़कियों को तो और जान कर देता हूँ, भूखे रहो 4 दिन, ठीक है? कोई भी बात हवा की नहीं करेगा। और सोचो, सुना, और उसको सोचो बड़े भाई। देखिए, लैंडस्लाइड के साथ एक और चीज होता है जो आप लोग नहीं सोच रहे हैं, एवालांच। एवालांच समझते हैं? बर्फ का पहाड़ खिसकता है, नहीं देखते हैं
बर्फ के पहाड़ में लोग दफन हो जाते हैं, नहीं कुछ लोग जाते हैं फोटो खींचने, बर्फ का पहाड़ फोटो खींचे, थोड़ा बर्फ खिसक जाता है, गए थे फोटो खींचने, आज उन्हीं की फोटो टंगी है। लिखिए एवालांच, AVALANCHE, एवालांच, AVALANCHE, एवालांच, कॉमा सुनामी लिख सकते हैं, लेकिन इसको बाद में समझाऊंगा, इट इज क्लियर, सुनामी एटसेट्रा। इसका मतलब बच्चे ये चीज नेचर में अचानक होती है और अचानक होकर क्या कर देती है, विनाश कर देती है। समझ में आया? ये है इंटरनल फोर्स। चलिए अब एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान से देखिए। आपसे यूपीएससी में एक सवाल आया है, आप लोग सेफ्टी वॉल्व समझते हैं? सेफ्टी वॉल्व नहीं समझे ना? सेफ्टी वॉल्व देखिए, आप मुझे पता था कि आप लोग नहीं समझेंगे। जैसे प्रेशर कुकर तो समझते हैं, गुड। तो जो प्रेशर कुकर के ऊपर वो लगता है ना सीटी, उसको सीटी बोलते हैं, तो वो सीटी रहता है तभी वो प्रेशर बनता है, और ज्यादा प्रेशर रहता है तो उठाता है सीटी को, वेपर निकलता है, उसका मतलब वही है सेफ्टी वॉल्व। क्या है वो? सेफ्टी वॉल्व। समझ में आया? अगर मान लीजिए सेफ्टी वॉल्व नहीं होता तो कुकर ब्लास्ट कर जाता, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जाता। कभी कभी नहीं देखते हैं कुकर फटने की घटना होती है, कुछ लोग जो नहीं ठीक से मैनेज करते हैं खोल देते हैं प्रेशर में दम, ऐसे मेरे साथ हुआ। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो उसी को सेफ्टी वॉल्व कहते हैं, यानी जो भी चीज प्रेशर रिलीज करती है उसको सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। जैसे जब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो एओ ह्यूम ने कहा था दिस इज सेफ्टी वॉल्व। कांग्रेस को क्या कहा था? सेफ्टी वॉल्व। आप हिस्ट्री के जीएस में पढ़ेंगे, सब चीजें मिलेंगी। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, इस अर्थ का सेफ्टी वॉल्व भी है क्या? क्या है? एकदम सटीक जवाब। बेटा डिफाइन कीजिए इसको, बहुत सही आपने कहा। कैसे? बहुत सही जवाब। याद रखिएगा, अगर वोल्केनो नहीं होता तो जमीन के अंदर हमेशा टेम्परेचर होता, मैग्मा बनता रहता, मैग्मा खोलता रहता, निकलने की जगह तो मिलती नहीं, एक ही बार धरती को क्या करता, ब्लास्ट कर देता, सब उड़ जाता, मैं तो फिर बेरोजगार हो जाता। तो सिंपल सी बात है बड़े भाई, एकदम सिंपल सी बात, ये जो वोल्केनो है यही धरती का क्या है, सेफ्टी वॉल्व। आई बात समझ में? तो आप इस वोल्केनो के ब्रैकेट में लिख भी लीजिए सेफ्टी वॉल्व फोटो में। बहुत अच्छा। हम आप लोग अब सब आप लोग सब अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे समझते हैं, बस थोड़ा मेहनत कीजिए बच्चे सभी। देखिए मैं आपको गलत तो सलाह कभी नहीं दूंगा, मैंने तो कभी कहा नहीं कि बैठ कर कहीं पेड़ के नीचे जाइए गांजा फूकिए, ऐसा तो नहीं कहा, नहीं। गुड, मेहनत कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए सभी बच्चे, दिशा में कीजिए। क्लियर है? कोई भी चीज हो जीएस से रिलेटेड आप मुझसे काउंसलिंग कीजिए, काउंसलिंग मतलब विचार विमर्श कीजिए, मैं फिर भी डिस्कस करने को तैयार हूं। मैं दे रहा हूँ आइडिया ना आपको कैसे पढ़ना है, आप कीजिए, मेरे से डिस्कस कीजिए। करंट पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था प्रतियोगिता दर्पण पीडी हर मंथ का आता है, एक योजना मैगजीन का आता है जिसमें आपको मैटर मिलते हैं, लैंग्वेज मिलता है, अपडेट मिलता है, ये सब भी कीजिए। और थोड़ा सा विषय एनसीईआरटी पढ़िए और नोट एकदम डिस्कस कीजिए। अरे अभी वक्त है, एक बार नौकरी ले लीजिए बच्चे, फिर तो ग्लैमर हो जाता है। ये लाइफ नहीं है, ये जो लोग जी रहे हैं, दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज अ फॉर्म ऑफ गिल्ट। ये एक दोष, अपराध दोष का वक्त है कि हम किए मेहनत कीजिए, और जब सफलता ले लीजिए फिर जाइए केबिन और चेयर में बैठिए, तब लगेगा ना दम। इट इज क्लियर? इसलिए मेहनत कीजिए। मैं देखिए सभी बच्चों को मैं पर्सनली एक मुफ्त की सलाह दे रहा हूँ, वैसे मैं सलाह देने का 101 रुपये पेटीएम चार्ज करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ मुफ्त में बोल रहा हूँ, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। याद रखिएगा मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं किसी को आईएएस नहीं बनाता। पहले वो दिन में बोल दिया था मेरे से पढ़ रहे हो, मैंने आईएएस बनाने की गारंटी नहीं है, मैं किसी की कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं। हाँ मेहनत कीजिए, मैं मेहनत सिखा रहा हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। जितना मेहनत करेंगे बच्चों, जितनी करत करत अभ्यास जन्म के होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पे पड़त निशान। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। रस्सी जब आती जाती है तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, कीजिए। ये चीज
चलिए आप लोगों ने इंटरनल फोर्स सीख लिया है। अब इंटरनल फोर्स में पहले क्या बताया मैंने, शॉर्ट ड्यूरेशन, तो दूसरा क्या होगा, लॉन्ग। लिखिए इसको जल्दी से लिख दीजिए, 2 मिनट रुक जाए। लिखिए लॉन्ग ड्यूरेशन और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, मैं समझ गया। लॉन्ग ड्यूरेशन और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, लॉन्ग ड्यूरेशन और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। तो याद रखिएगा बच्चे, जो लॉन्ग ड्यूरेशन फोर्स है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। ठीक है, अच्छा अब बताइए इसमें फोर्स का पीरियड क्या होगा, लंबा। लिखिए द ड्यूरेशन ऑफ फोर्स इज वेरी लॉन्ग, 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 यानी कि इसमें फोर्स का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, बहुत ही लंबा। ठीक है, चलिए आप ही से क्वेश्चन है, इसका इफेक्ट तुरंत होगा या देर से? लिखिए इफेक्ट इन 1000 ऑफ इयर्स, देर का मतलब ही हजारों साल, ये मत सोचिएगा 1000 ऑफ इयर्स, इफेक्ट इन 1000 ऑफ इयर्स, हजारों साल में इफेक्ट होगा, ये मत सोचिएगा जैसे 2-4 घंटे में, नहीं ऐसा कुछ नहीं, हजारों साल में इफेक्ट होगा। आई बात समझ में? ठीक, तो सोच समझ के बताइए बड़े भाई, ये डिस्ट्रक्टिव होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, आप बोलो होगा, क्या बोलो, बोलिए होगा, मतलब ये डिस्ट्रक्टिव होगा, मतलब विनाशकारी, ये क्या है? ठीक, जैसे मान लीजिए बड़े, मैं ये नहीं कहा आपसे नहीं आएगा, जैसे आज तो जान ही रहे हमारी, हम लोग की जो वैलिडिटी 65-70 बहुत वैलिडिटी टॉप है, हमारा नेचर में है, मेरा तो 60 हो चुका है 5 साल बाकी, तो 65 के बाद तो फिर आना ये होगा, लेकिन इसका इफेक्ट कितने देर में होना है, हजारों साल। सोचिए इस जमीन को इतना उठने में हजारों साल लगे, क्या हमें पता भी चलेगा कि ये जमीन कहीं, इसमें तो हम 50 साल चुके हैं। इसका मतलब इसका मतलब है ये विनाशकारी नहीं, ये तो सही बोला उसने, मतलब ये विनाशकारी नहीं, लिखे एक नोट डिस्कस। अरे विनाश तब होता है जब तुम खाट पे सोओगे, खाट पर तुम्हारे को सोओगे, तो कहते हैं विनाश हो गया, नहीं तो खटिया नहीं सो गया, खटिया पलट गया, नीचे आ गया, खटिया हो गया, तो कहेंगे कि तुम्हारा विनाश हो गया। चलिए ओके, तो लिखिए आप इट इज नॉट डिस्ट्रक्टिव, समझ में आया? वेरी गुड, चलिए आगे लिखिएगा, इफेक्टिंग एरिया इज वेरी लार्ज, इफेक्टिंग एरिया इज वेरी लार्ज, इफेक्टिव एरिया इज वेरी लार्ज। आपने बच्चे से पहले पढ़ रखा है, इसलिए बीच में पॉइंट आप रिकॉल कर रहे हो, सही है, बस उसको सीक्वेंस में दे देना। इट इज क्लियर एवरीवन? तो आपने लिखा है इफेक्ट एरिया इज वेरी लार्ज, फिर लिखिए फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म ऑन लार्ज स्केल, 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 बड़े पैमाने पर क्या फॉर्मेशन होगा, लैंडफॉर्म, समझ में आ रहा है? क्लियर है? और बच्चे आपने जैसे हिमालय का एग्जांपल लिया, उस सब चीज को यहाँ पे मैं सेट करूंगा, याद रखिएगा हजारों साल में होता है, हमें पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट यही फोर्स होगा। कौन सा फोर्स? लॉन्ग ड्यूरेशन। अभी जो क्लास आगे बढ़ेगी वो मैं लॉन्ग ड्यूरेशन पे लेके चलूंगा और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। इट इज क्लियर? थैंक यू क्लास।